अब तक हमने देखा कि ध्रुव अपने सेक्रेटरी से ये पता लगा चुका था कि सिया और कोई नहीं रायचंद्रा परिवार से ताल्लुक रखती है। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि सिया का बैकग्राउंड अभी भी थोड़ा सस्पेंस वाला था, क्योंकि कहीं भी सिया के मॉम डैड की कोई तस्वीर नहीं थी। ना ही उनके शादी की कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल एनाउंसमेंट भी हुई हो, जो अब सोचने पर ध्रुव के लिए अचरज की बात थी। लेकिन वही ध्रुव ने रणबीर को हिंट देकर ये बता दिया था कि सिया उसी के पास है। लेकिन सुबह जब ध्रुव सिया को ढूंढने उसके रूम में आता है तो उसे वहां सिया नहीं दिखाई देती, उल्टा पूरे घर में सिया कहीं नहीं थी। अब आगे सिया के न मिलने पर ध्रुव वैसे ही बहुत परेशान था कि अचानक वहां रणबीर को अपने घर के स्टाफ के साथ बदतमीजी करते देख ध्रुव रणबीर को गुस्से से कहता है, मिस्टर रायचंद्रा, बेहतर इसी में होगा कि आप अपनी हद पार नहीं करें। ये मेरा घर है, ये सभी मेरे लोग हैं, अपने हाथ और अपनी जुबान को सोच समझकर चलाए। रणबीर जब अपने सामने ध्रुव को आते हुए देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ध्रुव ही सिया को देहरादून से यहाँ दिल्ली लेकर आया था। कुछ समय पहले तक रणबीर और ध्रुव अपने अपने प्रॉफिट के वजह से कोलैबोरेट हुए थे, फिर चाहे ध्रुव के बिजनेस प्रोजेक्ट के वजह से रणबीर को ध्रुव के ही कॉलेज में आया हो या स्नेहा के लिए रणबीर ध्रुव के कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए रुक गया हो। लेकिन अभी ऐसा कोई चांस नहीं। रणबीर ने जिसका गला पकड़ा था उसे छोड़कर सीधा ध्रुव के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। रणबीर ध्रुव से कहता है, सिया कहाँ है? रणबीर इस समय कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, उसे इस वक्त बस अपनी सिया चाहिए थी। एक तो कल सिया अचानक ही लापता हो गई थी और उसे यहाँ लेकर भी कौन आया जिसके सामने रणबीर कभी भी सिया को आने नहीं देना चाहता था। यहाँ ध्रुव और पार्थ बस सिया के लिए लड़ने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिया स्नेहा को भी जल्दी से उठाना चाहती थी। आखिर इस घर से एक बच्ची नहीं मिल रही थी और यहाँ उसके दोनों दोस्त अपने घोड़े बेचकर सो रहे थे। क्योंकि स्नेहा इस वक्त ध्रुव के रूम में थी, इसीलिए बिना ध्रुव की परमिशन लिए प्रिया की हिम्मत नहीं हुई अपनी ही दोस्त को उठाने की। लेकिन वो तुरंत अपने उस रूम में जाकर पार्थ को उठने के लिए बहुत बोलती है। लेकिन सोता हुआ पार्थ इतना क्यूट हर्ट कर रहा था कि प्रिया को मानो एक छोटे बच्चे को नींद से उठाना पड़ रहा हो। आखिर अंत में प्रिया टेबल पर रखे पानी से ही पार्थ की मॉर्निंग को गुड करती है। अचानक ठंडा पानी पड़ने से पार्थ हड़बड़ी में उठकर बैठ जाता है। अपने सामने प्रिया को देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिया क्यों उसके भाई की तरह उसे उठाने लगी। बगल में रखा अलार्म भी बजने से 5 मिनट पहले प्रिया उसे उठा चुकी थी। अभी वो कुछ पूछता कि प्रिया बाहर क्या हो रहा है बता देती है। सिया, मतलब कल वाली छोटी बच्ची गायब कैसे? वो तो कल तक एक इंसान ही थी ना, अचानक से गायब होना। तो क्या हम बच्ची को इंसान समझने की गलती कर रहे थे? पार्थ जो अभी उठा ही हुआ था अपना सिर खुजाते हुए प्रिया से कहता है, क्या कह रहे हो? बाहर देखो, हर जगह सिया को ढूंढा जा रहा है। बेशक वो एक इंसान ही है। जल्दी से अपने रूम में चलो, स्नेहा को उठाना चाहिए। प्रिया कहती है, क्या स्नेहा को इतनी आज़ादी मिली हुई थी और मुझे इतनी जल्दी उठाना? ये बिल्कुल गलत है। चलो जल्दी, अभी इसी वक्त स्नेहा के ऊपर भी पानी डालते हैं। पार्थ जल्दी से स्नेहा पर भी सेम वाली फीलिंग का स्वाद देना चाहता था, इसीलिए वो और प्रिया जल्दी से बगल वाले ध्रुव के रूम में जैसे ही घुसे उन्हें अंदर का नज़ारा अपने एक्सपेक्टेशन से उल्ट दिखा। यहाँ सिया और स्नेहा एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। पार्थ और प्रिया दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, क्या कल ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह नहीं देख रहे थे? अचानक एक रात में ऐसा क्या हुआ होगा अंदर? लेकिन सबसे जरूरी बात, आखिरकार सिया मिल गई थी। पार्थ नीचे परेशान होते स्टाफ से कहता है, सिया मिल गई है। सिया स्नेहा के साथ ध्रुव भाई के कमरे में ही है। वो स्टाफ वही था जिसे रणबीर ने अपने गुस्से से धमकाया था। भागकर वो ध्रुव के पास जाता है और पार्थ की कही बात बता देता है। जैसे ही ये बात ध्रुव और रणबीर सुनते हैं, वैसे ही दोनों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। ध्रुव तो ये सोचकर अपना माथा रगड़ रहा था कि उसके बगल में छुरा था, लेकिन पूरे शहर में उसी ने ढिंढोरा पीट दिया था। क्या होता कि वो एक बार खुद स्नेहा के रूम में भी जाकर सिया को देख लेता। वही रणबीर के दिमाग में स्नेहा और सिया दोनों ध्रुव के कमरे में होने की बात खटक रही थी। इन दोनों को ही तो वो अपनी जान से ज्यादा पसंद करता था और दोनों है भी तो कहा उसके सबसे बड़े दुश्मन के कमरे में। लेकिन ध्रुव को ही नहीं पता था कि सिया उसके रूम में हो सकती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ध्रुव स्नेहा के साथ नहीं था। रणबीर को ये जानकर थोड़ा सुकून मिलता है। अब वो सीधा ध्रुव के पीछे पीछे जाकर देखता है सिया और स्नेहा सच में एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल होकर सो रहे हैं। दोनों के चेहरों पर प्यारी सी स्माइल थी।
ध्रुव अंदर सिया को देखकर एक राहत की सांस लेता है। वो सच में आज बेचैन हो गया था सिया के लिए। लेकिन तभी प्रिया को उसके नींद से उठाने लगती है, जो सेम पार्ट की तरह अपने कान पर हाथ रखकर बस 5 मिनट मांगने पर लगी हुई थी। लेकिन ये आवाजें सुनकर सिया उठ चुकी थी और एक कमरे में इतने सारे लोगों को देखकर के बीच दरवाजे पर उसके मून अंकल को देखकर वो स्नेहा के और करीब आकर लिपट गई। उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मून अंकल को कैसे पता चला कि वो यहाँ दिल्ली में आ चुकी है। उसने देहरादून एयरपोर्ट पर इस चीज का खास ख्याल रखा था कि उसका चेहरा किसी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर ना हो। सिया अब स्नेहा के कान में फुसफुसा कर कहती है, ब्यूटीफुल सिस्टर, प्लीज सेव मी। अब स्नेहा बाकी लोगों के आवाज से नहीं जगी, लेकिन सिया के उसके बुलाने पर तुरंत उसकी नींद टूट गई। और वो भी पहले इतने सारे लोगों को उसके सामने देखकर हैरान थी, जिसमें पार्थ अपने बिस्तर पर आधा लेटा और आधा बैठा हुआ था और वही ध्रुव और रणबीर अब तक दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सिया उससे डर के कारण लिपटी हुई थी। सिया को ऐसा देखकर वो कहती है, अरे आप लोग ऐसा कैसे लड़कियों के कमरे में आ सकते हैं? हमारी प्राइवेसी का क्या हुआ? आप सभी लोग इसी वक्त बाहर जाएं। स्नेहा की बात सुनकर ध्रुव मन ही मन कहता है, ग्रेट चुहिया, मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन उसे भी सिया की तरफ देखकर यही सही लगा। उसने पार्थ की तरफ एक नज़र डाली, जो किसी भी वक्त अपने बॉडी के साथ अपने बिस्तर पर जाकर लेटने वाला था। ध्रुव सभी को बाहर चलने को कह देता है। उसकी बात पार्थ कैसे टाल सकता था? साथ ही रणबीर सिया के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी बाहर आ जाता है और अंदर अब बस लड़कियां ही बच जाती है। कुछ देर बाद तीनों नीचे आकर अपना अपना ब्रेकफास्ट करती है। अब तक रणबीर चुप था, लेकिन जैसे ही उन सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, रणबीर सिया के पास जाकर कहता है, सिया, वी हैव टू गो। आपको इस तरह यहाँ किसी अननोन स्ट्रेंजर के साथ नहीं आना चाहिए था। आप इतने समझदार बच्चे हो, आप एक स्ट्रेंजर के साथ कैसे आ सकते हो? रणबीर सिया को समझाने के साथ साथ बार बार ध्रुव को एक स्ट्रेंजर जताना नहीं भूल रहा था। वही ध्रुव को खुद के लिए स्ट्रेंजर सुनना किसी सुई की तरह चुभ रहा था। रणबीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने ही वाला था कि छोटी सी सिया अपने मून अंकल से कहती है, मुझे यहाँ से अभी नहीं जाना, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। पर रणबीर उसकी बात को इग्नोर करके उसे अपनी गोद में उठा लेता है और थोड़ा डांटने के साथ कहता है, नो मोर वर्ड्स, हम इसी वक्त वापस घर जा रहे हैं और आपको फिर से अनजान स्ट्रेंजर आदमियों से मिलने से पूरी तरह मनाही है। सिया को रणबीर उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। सिया पीछे पलटकर ध्रुव को सन अंकल कहकर बुलाती है, ब्यूटीफुल सिस्टर। व्हाट सन अंकल? रणबीर को ये सुनकर एक धक्का सा लगता है। उसकी प्यारी सी भतीजी ने कब से ध्रुव सिंघानिया को अपना सन अंकल कहकर बुलाना शुरू कर दिया। अब तो वो सिया को यहाँ कभी नहीं आने देने वाला था। लेकिन तभी अचानक ध्रुव तेजी से उसके पास आकर कहता है, अगर सिया का मन नहीं कर रहा तो उसे ऐसे जबरदस्ती से मत लेकर जाओ। वो चाहे तो यहाँ रह सकती है, इनफैक्ट तुम भी। ध्रुव सिया के लिए रणबीर, जो कुछ समय पहले उसे एक बच्ची को किडनैप तक करने के एक्यूजेशन लगा रहा था, अभी उससे बड़े पेशेंटली रुकने तक के लिए कह रहा था। लेकिन ये रणबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर वो वही इंसान था जिसके वजह से सिया का ये हाल हुआ था। रणबीर ध्रुव का अपने कंधे पर रखा हाथ को झटक कर कहता है, नो थैंक्स, पर मैं नहीं चाहता कि सिया यहाँ रुके। शी इज़ माई डॉटर, तो उसके बारे में क्या सही है क्या गलत मैं तय करूँगा। फादर, रियली? तब तो मैं भी देखना चाहूँगा कि एक चाचा कब से अपनी भतीजी को अपनी बेटी कह सकता है। रणबीर ये सुनकर हैरान था, आखिर ये ध्रुव को कैसे पता चला? ये तो सिया के बोर्डिंग स्कूल में भी नहीं पता था। सिया को भी उसने खुद को बाहर हर जगह अपना फादर ही कहने के लिए कहा था। वो तो कुछ महीने पहले उसे पता चला था कि वो उसका रियल डैड नहीं है, और तब से उसने उसको मून अंकल कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके हिसाब सेंस डैड और मॉम जो दुनिया को प्रोटेक्ट करने गए हैं एक दिन वापस आएंगे। सिया को ये सुनकर अपनी एक गलती याद आती है। कल जब वो थोड़ा उदास थी, उसने अपने सन अंकल के सामने ये कह दिया था कि उसके एक मून अंकल है, और अपने डैड की फोटो भी दिखा दी थी जिसने उसके मून अंकल नहीं थे। सिया मायूस होकर रणबीर से कहती है, आई एम सो सॉरी। अब रणबीर सिया पर तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, लेकिन वो यहाँ से जल्द तो जा सकता था। सिया ये देखकर रोने के कगार पर थी। उसका यहाँ अपनी मॉम को ढूंढकर अपने साथ ले जाना बर्बाद हो रहा था। उधर ध्रुव भी मजबूर था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो रणबीर सिया की फैमिली था, और वो एक स्ट्रेंजर जिसे जानकर ध्रुव को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था।
सिया अपना किसी तरह रोना रोकते हुए पीछे पलटकर ध्रुव को देखती है और फिर एक नज़र स्नेहा को देखती है। इसके बाद वो दोनों से अपनी नज़रें हटा लेती है। ये बड़े लोग कभी भी उसके इमोशंस नहीं समझ पाते। एक बेटी किस तरह अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन सिया के चेहरे का दर्द स्नेहा की आंखों ने पकड़ लिया। वो बिना किसी फिक्र लिए सीधा रणबीर के कार के तरफ बढ़ जाती है और रणबीर सिया को जैसे ही अपनी कार में बैठाने को होता कि तभी स्नेहा रणबीर का नाम पुकारती है। रणबीर सर, एक मिनट, आप सिया को मुझसे से दूर नहीं ले जा सकते। मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि उसकी दोस्त और सिस्टर दोनों हूँ और मेरे सामने मेरे बहन को कोई उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं ले जा सकता। रणबीर पलटकर देखता है तो स्नेहा उसके सामने थी और उसके गोंद से सिया को भी ले चुकी थी। दोनों रणबीर और ध्रुव स्नेहा के इस एक्शन को देखकर हैरान थे। रणबीर सर, एक दोस्त के नाते क्या आप मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान सकते हैं प्लीज? कुछ दिनों के लिए सिया को मेरे साथ रुकने दे। वो मेरी फैमिली मेंबर के तरह मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह सकती है। प्लीज मान जाए ना। बस यही रणबीर पर स्नेहा का चाम चल गया और रणबीर स्नेहा को मना ही नहीं कर पाया। रणबीर स्नेहा से कहता है, ओके, बट ओनली फॉर 3 days। इसके बाद सिया को उसके स्कूल जाना होगा। स्नेहा तुरंत रणबीर को खुशी में गले लगा लेती है, जिसकी उम्मीद रणबीर को नहीं थी। वहीं पीछे खड़ा ध्रुव ये देखकर अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसे अपनी चुहिया को अच्छे से समझाना होगा कि किसी स्ट्रेंजर को उसको गले नहीं लगाना चाहिए। कम सिया, तुम्हारी ब्यूटीफुल सिस्टर अभी है ना, कोई तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। वही सिया बहुत खुश थी। वाओ, यस ब्यूटीफुल सिस्टर, क्या आप सच बोल रहे हो? मुझे आपके साथ रहना है। सिया की आंखों में चमक आ गई थी। क्या सच में वो अब यहाँ रुक सकती है? सिया जैसे ही स्नेहा के गोद में आती है वैसे ही स्नेहा को गले लगा लेती है। यही ममता तो वो मिस कर रही थी। अब आगे सिया स्नेहा के साथ इन दिनों में काफी मस्ती करती है, क्योंकि अब स्नेहा के हॉस्टल में परमिशन वाला कोई पंगा नहीं होता था, इसीलिए सिया को अपने साथ 3 दिन रोकने पर स्नेहा को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इधर रणबीर पहली बार ही लेकिन स्नेहा के वजह से सिया को उस शहर में रुकने के लिए मान गया जहां पर ध्रुव और सिंघानिया परिवार भी रहा करता था। वो 3 दिन खुशी खुशी कहाँ बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। दिन के समय सिया के कहने पर स्नेहा सिया को दिल्ली घुमाने के लिए मान गई थी, जहां पर रणबीर भी उन्हीं के साथ आ जाया करता था, लेकिन रात में ध्रुव स्नेहा को अपने घर खाना खिलाने के बहाने सिया के साथ बुला ही लिया करता था। ध्रुव के लाए टेडी कॉस्ट्यूम्स को स्नेहा और सिया पहनकर काफी ध्रुव के घर में घुमा करते थे। ध्रुव भी इस तरह हर रात सिया के ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो पा रहा था। दरअसल इसी बीच ध्रुव और सिया भी काफी क्लोज हो चुके थे। ध्रुव ने सिया को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मॉम को एक दिन जरूर ढूंढ कर लाएगा। क्योंकि यहाँ रायचंद्रा परिवार के सीक्रेट की बात थी, इसीलिए यहाँ इन्फॉर्मेशन निकालना ध्रुव के लिए भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि सिया की मॉम की एक भी तस्वीर या किसी ने उस सीक्रेट शादी के बारे में ज्यादा सुना था। लेकिन ध्रुव को इतना पता चल गया था कि सिया की मॉम दिल्ली के मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर चुकी थी। ध्रुव सिया की मॉम को ढूंढने के लिए इसीलिए भी इतना बेकरार था क्योंकि ध्रुव की भी बहन दिल्ली के बेस्ट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुकी थी, और वो अगर आज जिंदा होती तो देश की बेस्ट हार्ट सर्जन होती। जैसे सिया उसे देहरादून में मिली थी, वहीं तो ध्रुव की डिडू ने अपनी बच्ची को खोया था और ध्रुव ने अपनी डिडू को। रणबीर के भाई की इन्वेस्टिगेशन ध्रुव ने कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसी कड़ी से वो सिया के पेरेंट्स के बारे में जान सकता था। ध्रुव को रणबीर का बार बार स्नेहा और सिया को अपने पास बुलाने पर गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन फिर सिया की खातिर कि कहीं रणबीर उसे वापस ना ले जाए, इसीलिए 2-3 बार गहरी गहरी सांसें लेकर अपने अंदर के गुस्से को शांत कर लेता। 3 दिन बाद सिया के जाने का भी समय आ गया था। सिया का बिल्कुल मन नहीं था अपने बोर्डिंग स्कूल जाने का, लेकिन इस बार स्नेहा उसे प्रॉमिस करती है कि वो खुद वहां रहती है और अब से वो अपने घर के साथ उससे भी हमेशा मिलने आया करेगी। वहीं ध्रुव का मन कर रहा था कि काश रणबीर के जगह सिया उसकी फैमिली मेंबर होती तो वो उसे कहीं जाने नहीं देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। सिया पर सबसे ज्यादा हक उसके चाचा का ही था। लेकिन ध्रुव सिया को अपने प्राइवेट और इमरजेंसी नंबर दोनों दे देता है, जिनसे सिया कभी भी ध्रुव से बात कर सकती थी, और ध्रुव भी उसकी मॉम की खोज के बारे में पल पल जानकारी देता रहता। इन कुछ ही पलों में सिया ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। ऐसे ही काफी समय आगे गुजर जाता है, लेकिन सिया की वीडियो कॉल फिर चाहे स्नेहा हो या ध्रुव उन्हें किसी भी समय उठानी होती थी, क्योंकि सिया के हिसाब से उससे ज्यादा बिजी तो कोई हो ही नहीं सकता। इधर ध्रुव भी स्नेहा से मिलने और उसके करीब रहने के बार बार मौके ढूंढा करता था,
फिर चाहे कभी कोई अनाउंसमेंट करनी हो या जूनियर को करियर ग्रोथ पर लेक्चर देना। ध्रुव जो इससे पहले कभी भी किसी की क्लास में जाकर ये सारे काम नहीं करता था, लेकिन इस बार पहला कदम स्नेहा के क्लास में लेकर बाकी सारा अपने और सीनियर के कंधे पर डाल दिया करता। स्नेहा और ध्रुव की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। स्नेहा ने एक बार पार्थ के सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस एनालिस्ट के सब्जेक्ट में दिक्कत आने वाली बात बता दी थी, जो पार्थ ने अपने भाई के सामने बड़बड़ाने के अंदाज में कह दी थी। पार्थ ने तो इसीलिए स्नेहा के वीक सब्जेक्ट्स के बारे में ध्रुव को बताया था ताकि वो अपने भाई के सामने शेखी बखार सके। ये सब्जेक्ट्स उसके अच्छे हैं, लेकिन यहाँ उसके सोच के मुताबिक बिल्कुल उल्टा हुआ। वहीं ध्रुव तो स्नेहा के साथ कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब हर दिन स्नेहा की सिंगिंग को भी नहीं सुधारा जाने वाला बहाना बना सकता था, लेकिन यहाँ पार्थ के बातों को सुनकर उसे यही आइडिया मिला कि क्यों ना वो अपने ज्ञान को स्नेहा को भी दे। ध्रुव उसी रात स्नेहा को कॉल करता है, जब स्नेहा उसी बिजनेस एनालिस्ट की बुक को गुस्से से बंद कर चुकी थी। ध्रुव ने शुरुआत तो स्नेहा को आगे आने वाले कॉलेज के स्पोर्ट्स इवेंट की जानकारी देने से शुरू करी, क्योंकि क्लास के सीआर को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए, फिर चाहे ये जानकारी पाने वाली स्नेहा इकलौती ही अब तक की सीआर क्यों ना हो। इसके बाद बातों बातों में ध्रुव स्नेहा को अपने दोनों सब्जेक्ट्स में बेस्ट होने की बात बता देता है, जिसे जानकर स्नेहा ध्रुव से उसको भी सिखाने की रिक्वेस्ट करने को कहती है। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ा दो, स्नेहा एक्साइटेड होकर ध्रुव से कहती है। जिस पर ध्रुव थोड़ा भाव खाते हुए कहता है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक एक समय कीमती होता है। अगर मैंने उसे तुम्हें पढ़ाने में इन्वेस्ट किया तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? तुम्हें पता होना चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट का सबसे पहला चैप्टर, टाइम इज मनी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम शुड गिव यू समथिंग इन रिटर्न। पर सर आपने तो कहा था कि हम दोस्त हैं ना, और दोस्त एक दूसरे की मदद भी करते हैं ना, स्नेहा ध्रुव से कहती है। उसे अच्छे से याद था, ध्रुव ने पहले उससे कई बार यही कहा था, लेकिन अब ध्रुव सर अचानक उसके मुश्किल में पड़ने पर यू टर्न मार रहे हैं। अब ये बात तो स्नेहा भी जानती थी कि अगर ध्रुव से उसने एक्स्ट्रा क्लास ले ली तो ना सिर्फ वो इस साल भी अपने कॉलेज में टॉप करेगी, बल्कि आगे आने वाले जिंदगी के इम्तिहान में जहां उसे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होगी, वहां भी ध्रुव सर की टीचिंग से कभी फेल नहीं होगी। अब ध्रुव जैसा एक्सपर्ट, जिसे वाकई में अपने कॉलेज के प्रोफेसर भी इतना मान चुके थे कि ध्रुव सिंघानिया का यहाँ होना उनके लिए गर्व की बात है, वरना जितना वो थियोरेटिकली समझाते हैं उससे ज़्यादा ध्रुव प्रैक्टिकली समझा सकता है। स्नेहा अपना मुंह फूला कर कहती है, रिटर्न में मैं आपको क्या दे सकती हूँ? आपके पास तो सब कुछ है, नॉलेज भी मुझसे ज़्यादा ही है। ध्रुव हम कहकर थोड़ी देर पॉज होकर कहता है, ओके, जिस दिन मांगूंगा उस दिन तुम्हें दिल से मुझे देना होगा, वही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। स्नेहा को ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो इन दो सब्जेक्ट्स के कारण फेल नहीं होना चाहती थी। बिजी बिजनेस जीनियस स्नेहा के लिए खुद से ट्यूटर बनने के लिए भी तैयार हो गया। ध्रुव तो चाहता भी यही था। ध्रुव स्नेहा से अपने कॉलेज के बाद सीनियर लाइब्रेरी में आने के लिए बुला लेता है। यहाँ ध्रुव के लिए एक प्राइवेट रूम भी था जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। वहीं इस जगह पर बड़े बड़े सीनियर ज़्यादा नहीं आया करते थे, इसीलिए स्नेहा आराम से ध्रुव से सीक्रेट में ट्यूशन लेने लगी। पहले दिन ध्रुव स्नेहा को उसके पास उम्मीद में आते देखा बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जो स्नेहा की मदद करना चाहा था वही लड़की ने अपने दोस्तों की भी मदद का बीड़ा उठा लिया था। अगले दिन कॉलेज के बाद जब ध्रुव स्नेहा के आने का इंतजार कर रहा था, तब स्नेहा अकेले नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ उसकी रूममेट प्रिया भी साथ आई थी। और तो और स्नेहा यही नहीं रुकी, बल्कि अगले दिन सनी और बनी भी एक्स्ट्रा क्लास लेने पहुंच गए। अब बचा था सिर्फ पार्थ, जो पहले तो अपने आप को जीनियस का भाई होने के नाते जीनियस जीन्स में चुन रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने देखा कि स्नेहा और उसके बाकी सभी दोस्त प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं और उनकी नॉलेज भी काफ़ी उससे आगे निकल गई है, तब जाकर उसने भी स्नेहा को बाकी सभी लोगों के तरह एक्सपर्ट से ट्यूशन में पढ़ाने के बदले ट्रीट देने और उसकी हर बात पूरे एक साल बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मानने को कही। स्नेहा इस मामले में ध्रुव से काफ़ी आगे थी। ध्रुव ने अब तक स्नेहा को अपनी कोई शर्त या रिटर्न में क्या देना होगा नहीं बताया था, लेकिन स्नेहा ने सबको एक एक्सपर्ट से प्राइवेट ट्यूशन की फीस वसूल ली थी, जिसमें उसके पूरे साल के खाने पीने का खर्चा आराम से निकल आ रहा था। साथ ही सभी दोस्त उसकी पूरे साल यस मैम कह के बाद भी माना करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह भी थी कि अपनी शर्तों का जिक्र वो किसी से भी नहीं कर सकते थे। यहाँ ध्रुव को अपने सामने देखकर उन्हें पता चला कि ये उनकी दोस्त ही थी, जिसने उन्हें बस एक्सपर्ट का नाम लेकर अपनी सारी शर्तें मनवा ली। यहाँ सबसे ज़्यादा दुखी दो लोग थे, और जो आपस में भाई भी थे।
अगर पार्थ को पहले ही पता होता कि उसका एक्सट्रीमली बिजी भाई ऐसे प्राइवेट में ट्यूशन देने वाला था, तब वो नहीं स्नेहा से पहले ये कारनामा कर लेता। अब भाई उसका, लेकिन उसके पढ़ाने पर उसे अपने दोस्त की सारी शर्तें माननी पड़ेगी। पार्थ को यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे उसका इतना बिजी भाई स्नेहा के साथ साथ उन सभी को पढ़ाने के लिए मान गया। वही ध्रुव भी मन ही मन अपनी चूहिया को एग्जाम के बाद परेशान करने के बारे में सोच चुका था। अब उसे स्नेहा से क्या लेना होगा, उसके बारे में सोचकर वो स्नेहा के साथ उसके सभी दोस्तों को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। एग्जामिनेशन डे, समथिंग हैपेंड दिस डे। एग्जाम का टाइम भी आ चुका था। स्नेहा और प्रिया सुबह सुबह अपने रूम से निकले ही थे कि स्नेहा को अचानक याद आया कि वो अपना एडमिट कार्ड अपने रूम में ही भूल चुकी है। इसीलिए वो प्रिया को एग्जामिनेशंस हॉल में जाने का कहकर खुद हॉस्टल चली जाती है। गर्ल्स हॉस्टल पूरा खाली हो चुका था, इसीलिए स्नेहा जल्दी से अपना एडमिट कार्ड लेकर जैसे ही अपने रूम को बंद करती है, उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। स्नेहा देखती है तो ये आवाज़ फर्स्ट ईयर गर्ल्स के हॉस्टल से आ रही थी। स्नेहा अपने मन में सोचती है, शायद कोई लड़की रूम में लॉक हो गई होगी, अभी तो वार्डन भी यहाँ नहीं होगी, क्या करूँ, मुझे देखना चाहिए वरना उसका एग्जाम मिस हो जाएगा। यही सोचकर स्नेहा जल्दी जल्दी उसी हॉस्टल की तरफ जाती है जहाँ से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसी बीच सरफेस पर स्नेहा का पैर भी फिसल जाता है और वो सीधा जाकर फर्श पर गिरती है। स्नेहा इतने धड़ाम से गिरी थी कि उसका एक टिकने से खून भी आने लगा था। ओ नो, ये तो कितना दर्द कर रहा है। फूंक मारकर स्नेहा अपने चोट लगे टिकने के दर्द को कम करती है। एक तो वो एग्जाम के लिए लेट हो रही थी, ऊपर से उसकी रफ्तार भी अब काफ़ी कम हो चुकी थी, ऊपर से उसे उस रूम को भी ढूंढना था जहां से आवाज़ सुनाई दी थी। उधर एग्जामिनेशन हॉल में पार्थ प्रिया से कहता है, अब हमारी लीडर कहाँ गई? एग्जाम शुरू होने वाला है, लेट होगी, फिर मुझसे मार्क्स कम आएंगे, फिर रोए। क्या स्नेहा सही समय पर अपना एग्जाम दे पाएगी? आखिर किसकी आवाज़ सुनाई दी थी स्नेहा को? ध्रुव क्या मांगना चाहता है स्नेहा से? अब आगे एग्जामिनेशन हॉल में प्रिया को पता चला है कि सभी स्टूडेंट्स के सिटिंग अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली हुआ है। मतलब जिनका नाम का पहला लेटर अ टू पी आता है वो लोग एक क्लास में बैठकर एग्जाम देंगे, वहीं बाकी के बचे स्टूडेंट्स दूसरे क्लास। इस तरह पार्थ, प्रिया और बनी एक क्लास में जाने वाले थे, लेकिन ये दोनों क्लास अगल बगल वाली थी। पार्थ प्रिया से कहता है, क्या तुम दोनों अपने हॉस्टल से एक साथ नहीं निकले थे? ये स्नेहा कहाँ रह गई? बस थोड़ा सा ही समय रह गया है एग्जाम शुरू होने में। जिस पर प्रिया बता देती है कि वो दोनों सही समय पर ही निकले थे, लेकिन बाद में स्नेहा को अपना एडमिट कार्ड लेना था, इसीलिए वो वापस चली गई। उसे शायद अपना एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए अभी तक नहीं पहुंची है। तभी एग्जामिनेशन शुरू होने का सायरन बजता है। ये चारों स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम्स देने के लिए अपनी अरेंज करी सीट पर जाकर बैठने लगते हैं। कुछ देर बाद क्लास का टीचर भी आ गया था, इसीलिए अब सभी को अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठना था। लेकिन क्लास में बैठने के बाद भी करीब 5 मिनट तक भाग भाग कर स्टूडेंट्स आ रहे थे, क्योंकि अब तक किसी को कोई आंसर बुकलेट नहीं मिली थी, इसीलिए अब तक स्टूडेंट्स को अंदर आने दिया जा रहा था। वहीं पार्थ और प्रिया अपनी आंखें विंडो के उस तरफ गड़ाए हुए थे जहां से उन्हें भी उनकी दोस्त चाहे लेट ही सही लेकिन अपनी क्लास में जाते हुए दिखती। ऐसे ही बगल वाली क्लास में भी अब तक लेट आने वाले लोग आ रहे थे, उसी में सभी की नज़रें बस स्नेहा को आते हुए देखने में थी। इस कॉलेज के एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि जैसे एक कॉलेज कम अटेंडेंस या सिफारिश नहीं लेता था, वैसे ही टाइम बाउंड होने के चलते अगर कोई समय के 1 मिनट बाद एग्जाम वाली क्लास में आता है तो उसे एंट्री नहीं दी जाती है, फिर चाहे वो फेल हो या उसका वही एग्जाम में उसकी बैक लग जाए। यही कारण था कि स्नेहा के सभी दोस्त फिक्र कर रहे थे। पार्थ वाली क्लास में अचानक उसका इन्विजिलेटर कुछ अनाउंसमेंट करने लगा, इसीलिए पार्थ का ध्यान उस विंडो से कुछ समय के लिए हट गया था। यही चीज़ प्रिया के साथ भी हुई थी, लेकिन जिस क्लास में सनी बैठा था वो अभी तक स्नेहा के आने का इंतजार कर रहा था। स्नेहा उसकी क्लास के पहले रो के आखिरी सीट पर बैठने वाली थी और अब तक वो सीट खाली थी। साथ ही अब लेट आने वाले लोग भी बहुत कम हो चुके थे। हर एक इंसान के आहट को वो स्नेहा के आने को समझता। तभी उनके क्लास के इन्विजिलेटर अनाउंसमेंट करते हैं कि एग्जाम शुरू होने वाला है, इसीलिए ये डोर तभी खुलेगा जब आपका एग्जाम खत्म होगा। बीच में पूरा एग्जाम दिए बिना किसी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, और अगर कोई इन 2 घंटों के एग्जाम के बीच में बाहर गया तो उसे दोबारा अंदर नहीं लिया जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टीचर ने थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा।
वैसे भी ये टीचर सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, इसीलिए उसका स्ट्रिक्ट होना तो बनता भी था। लेकिन वो दूर बंद करता कि सनी खड़े होकर बोल पड़ता है, सर अभी एक स्टूडेंट का आना बचा है और अभी बिना एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आप इसे बंद नहीं कर सकते। सनी बात तो सही कह रहा था, लेकिन उस टीचर को उसे बीच में सबके सामने टोकना पसंद नहीं आया। वो टीचर खाली पड़ी सीट को देखकर कहता है, जरूरी नहीं है कि कोई लेट हो, ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स एग्जाम के डर के कारण खुद ही आज का एग्जाम नहीं देना चाहता हो। ये बात सनी के साथ साथ उसके क्लासमेट को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि जिस स्टूडेंट की वो टीचर बात कर रहा था वो कोई आम नहीं बल्कि उनके क्लास की सीआर और उनके ईयर की सबसे ब्रिलियंट लड़की थी। ये पहली बार भी था कि उन्होंने स्नेहा को इतनी देर से क्लास में आते देखा होगा। अपना बड़ा सा चश्मा एडजस्ट करके वो टीचर सनी से कहता है, अगर किसी स्टूडेंट को अपने एग्जाम में सही समय पर पहुंचने की इम्पोर्टेंस नहीं पता तो तुम कैसे मुझे रोक सकते हो? टाइम देखो, अभी बस 1 मिनट ही बचा हुआ है। इस समय के अंदर तक अगर वो आखिरी सीट पर बैठने वाला शख्स नहीं आया तो मैं उसे फिर किसी भी कंडीशन पर अलाउ नहीं करूंगा। अब उस टीचर ने भी इस बात को अपना एक चैलेंज की तरह ले लिया था। उनके हिसाब से अगर कोई एग्जाम के लिए सीरियस नहीं होता वही लेट आने के बहाने देता है, तभी घड़ी में एग्जाम शुरू होने का टाइम आ जाता है। साथ ही कॉलेज में भी एक सायरन एग्जाम शुरू करने का बज जाता है। वो टीचर सबसे पहले क्लास को अंदर से बंद कर देता है ताकि अब कोई भी अंदर नहीं आ पाए। इसके बाद वो सभी को क्वेश्चन पेपर देने लगता है। एग्जामिनेशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन स्नेहा अभी तक यहाँ नहीं पहुंची थी। सनी परेशान सा बार बार कभी डॉ की तरफ देखता तो कभी पीछे खाली सीट जहां इस वक्त स्नेहा को होना चाहिए था वहां देखता। लेकिन ये बात उस टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने पहले से ही सनी को अपने बैड बुक में मार्क कर लिया था। सनी कुछ गलती करता तो वो तैयार था उसे यूएफएम देने में। सनी को उसने सबके सामने आखिरकार डांट भी दिया, हे योर रेड टी शर्ट, अगर अब तुम्हारा सिर पीछे मुड़ा तो तुम्हें एग्जाम में डिस्टर्ब करने के आरोप में यूएफएम मिल जाएगा। सनी ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे एक तो स्नेहा के अब तक ना पहुंचने की चिंता थी, वहीं उसे ये भी डर था कि उसे यूएफएम ना मिल जाए। इसीलिए वो अब अपना सिर अपनी बुकलेट में रखकर अपना एग्जाम देने लगता है। लेकिन मन ही मन उसने स्नेहा को जल्दी से यहाँ पहुंचने के लिए प्रे करना भी शुरू कर दिया था। ठीक कुछ ऐसा हाल भी पार्थ वाले क्लास का था। सायरन बजने पर पार्थ विंडो से बाहर देखता है तो उसे अब कोई भी स्टूडेंट आते हुए या दूसरी क्लास में जाते हुए नहीं दिखता। इसीलिए उसे लगने लगता है कि शायद स्नेहा उस बीच में अपनी क्लास में जा चुकी होगी जब उसका ध्यान हटा होगा। यही प्रिया ने भी सोचा था, इसीलिए एग्जाम शुरू होने पर उन सबका ध्यान अपने अपने एग्जाम पर हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस स्नेहा के आने का वो सभी इंतजार कर रहे थे वो इस वक्त एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। फ्लैशबैक, स्नेहा जिस वक्त फिसल कर गिरी थी अपने आप को संभाल कर उठाती है और अब उसे जल्द से जल्द अपन जूनियर की मदद करके अपने एग्जाम देने भी जाना था। लेकिन अब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, इसीलिए उसी ने ही अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी, क्या कोई रूम में लॉक हो गया है? प्लीज अपना रूम नंबर बताएं, मैं अभी खोल दूंगी। इस वक्त यहाँ कोई वार्डन नहीं है, इसीलिए जल्दी से अपना रूम नंबर बताएं। लेकिन स्नेहा के अनाउंसमेंट का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब कोई भी लड़की आवाज नहीं कर रही थी। लेकिन स्नेहा को अच्छे से याद था कि उसने किसी लड़की की तेज चीख इसी हॉस्टल से सुनी थी और वो उस मामले में गलत नहीं हो सकती थी। लेकिन जब उसे अभी भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो खुद एक बार अपनी शांति के लिए कुछ रूम्स के पास जाकर देखती है, लेकिन ज्यादातर में लॉक ही पड़ा हुआ था। स्नेहा एक गहरी सांस लेती है और वो पलट कर जाने वाली थी कि फिर उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। दैट्स इट, इसका मतलब यहाँ कोई जरूर है। अब स्नेहा अपने कान के सेंसर्स को महसूस करके ऊपर सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट से चली जाती है, क्योंकि काफी चांसेस थे यही कि किसी रूम से आवाज के आने के। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगर कोई लॉक हुआ होता तो क्या उसे अब किसी के आने का शोर सुनकर खुद से अपने होने का पता नहीं बताना चाहिए था? ये बात पर तो स्नेहा को भी उस जूनियर पर गुस्सा आता है, क्योंकि अभी तक उसे उस लड़की की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन बार बार किसी रूम से कुछ कांच जैसा टूटने की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। तभी एक चीख स्नेहा को इस बार क्लियरली सुनाई देती है, जिसे सुनकर स्नेहा को पता चल जाता है कि वो लड़की आखिर किस रूम में होगी। अपने घुटने के दर्द को सहते हुए स्नेहा उस रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन वो रूम अंदर से बंद था। इसीलिए स्नेहा जब विंडो से देखती है तो उसे यकीन नहीं आता। एक लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। इस समय तक उसने अपने पैरों के नीचे रखा स्टूल हटाया नहीं था,
लेकिन जैसे ही स्नेहा जोर जोर से चिल्लाकर उसका दूर पीटने लगती है, एक नज़र पीछे देखकर वो लड़की उस स्टूल को अपने पैरों से ऐसे मोड़ देती है कि वे किसी भी वक्त उसके पैरों से नीचे गिर जाए। स्नेहा को ये फिक्र थी कि कहीं वो दूर नहीं खोल पाई तो आगे क्या होगा। वो चिल्लाती भी है, प्लीज तुम ऐसा मत करो। तभी वो लड़की स्नेहा के आंखों के सामने स्टूल को हटा देती है और जहां से स्नेहा देख रही थी वहां से ये क्लियर था कि वो लड़की स्ट्रगल कर रही है। इसीलिए स्नेहा अब डोर पर थोड़ा फोर्स के साथ धक्का मारती है। सिर्फ दूसरे धक्के के साथ वो डोर आराम से खुल जाता है। स्नेहा जल्दी से स्टूल को उठाकर उसे लड़की को सपोर्ट कर देती है। वो लड़की सेफ थी लेकिन अब वो ज्यादा नहीं हिल रही थी। स्नेहा जल्दी से उस लड़की की मदद करके उसे नीचे उतरती है। तभी स्नेहा को उस लड़की की कलाई पर काफी कट के निशान भी दिखाई देते हैं। स्नेहा को जरा सी भी देर ये सोचने में नहीं लगता कि इससे पहले जरूर ये लड़की अपने हाथ की कलाई काटने की कोशिश कर रही होगी। आर यू मैड? ये क्या करने जा रही थी तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या जिंदगी इतनी आसानी से खत्म करी जाती है? क्या तुम्हें नहीं पता अगर मैं यहाँ आने में थोड़ा सा भी देरी करती तो तुम्हारा क्या होता? स्नेहा को यही लग रहा था कि शायद ये लड़की एग्जाम का प्रेशर नहीं ले पाई होगी, इसीलिए इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप उठाने के बारे में सोचा। स्नेहा इससे पहले कुछ पूछती, वो लड़की के आंखों के आंसुओं का गिरना नहीं रुकता। हे SSH डोंट क्राई, प्लीज बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो लड़की स्नेहा को कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर स्नेहा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। उस लड़की की बातों में स्नेहा इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो ये भी भूल गई थी कि उसे अपने एग्जामिनेशन हॉल में इस वक्त तक होना चाहिए था। व्हाट सीनियर, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? हम डीन के ऊपर किसी अथॉरिटी से शिकायत करेंगे, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगा, फिर चाहे इसके लिए हमें मिलकर आवाज ही क्यों ना उठानी पड़े। तभी वो लड़की कुछ बातों के सस्पेंस के साथ स्नेहा का हाथ पकड़कर बेहोश हो जाती है। इसीलिए स्नेहा को अब उसी लड़की के फ़ोन से एम्बुलेंस को कॉल मिलाना होता है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना फ़ोन नहीं लाया करते थे, इसीलिए स्नेहा ने भी अपना फ़ोन अपने हॉस्टल में छोड़ दिया था। अगर उसके पास उसका फ़ोन होता तो वो कभी की यहाँ पर मदद मांग चुकी होती। क्या सच में स्नेहा पढ़ने वाली है बड़ी मुसीबत में? क्या स्नेहा अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी? आखिर क्यों उस लड़की ने सुसाइड करने का फैसला लिया जबकि उसे आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा? अब आगे स्नेहा को उस लड़की ने जो भी बताया उसे सुनकर स्नेहा को अपने सीनियर पर गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही अपने कॉलेज के डीन जिन्होंने अब तक कोई इस बात पर एक्शन नहीं लिया था। दरअसल ये बात कुछ महीने पहले जब जूनियर स्टूडेंट कॉलेज में आए थे तब उनकी भी रैगिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि इस बार कर्ण कृति नया बैच संभालने का काम आयशा और रवि को दे दिया था। इसीलिए उन्हें पता भी नहीं चला कि रैगिंग के नाम पर इस बार स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या हो रहा था। जो रैगिंग आमतौर पर कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाती थी, उसे आयशा और रवि ने अपने एंटरटेनमेंट के चलते काफी आगे तक कंटिन्यू किया। और जिन भी जूनियर स्टूडेंट्स ने अपनी जरी सी आवाज उठाने की कोशिश करी थी, उनकी रैगिंग अब तक बंद नहीं हुई थी। उन्हीं में से एक थी ये लड़की तान्या, जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड की थी पर अपने स्कॉलरशिप के बेस पर यहाँ एडमिशन लेकर आई थी। इसकी बस इतनी गलती थी कि वो एक सीनियर की नज़रों में आ गई थी। सूरज कुमार कॉलेज के डीन का भतीजा, जो रवि का सबसे अच्छा दोस्त भी था, जिसने कई बार रवि की स्नेहा के बारे में जानकारी देने में मदद भी करी थी, उसे इस बार की आई जूनियर में से तान्या पर जबरदस्ती वाला दिल आ गया था। कॉलेज के पहले दिन से ही उसने सभी जूनियर और सीनियर में ये बैठा दिया था कि तान्या सिर्फ उसकी ही रहेगी और किसी लड़के को भी उससे ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तान्या भी स्नेहा की तरह बिना डरे अपनी बात रखने वालों में से थी। लेकिन जब उसने पूरे क्लास के सामने सूरज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तब उस अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद ने तान्या को पहले सबक सिखाने का सोचा। क्योंकि इस बार वो खुद अल्फा मेंबर्स के 2 बड़े मेंबर्स के साथ रैगिंग ले रहा था, जिसमें अब उसे मजा आने लगा था। जो रैगिंग पहले सिर्फ कॉलेज में सीनियर और जूनियर के इंटरैक्शन के लिए शुरू हुआ करती थी, उसने अब गंदी राह ले ली थी। सूरज ने तान्या को सबसे पहले उसके क्लास में नए नए बने दोस्तों से दूर किया। इसके बाद कई बार वो तान्या के गर्ल्स रूम में भी आ जाया करता था। तान्या बिल्कुल खुद को अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि ना ही उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, ना ही वो ये सारी बात किसी को शेयर कर पा रही थी। इसीलिए उसे जब पता चला कि एक सीनियर स्टूडेंट उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, तो उसने उसकी शिकायत कॉलेज के डीन से कर दी थी। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो सूरज डीन पीके यानी पंकज कुमार का भतीजा है, जिसके पास ना सिर्फ कॉलेज के डीन का फुल सपोर्ट है, बल्कि रवि और आयशा, जिनके पेरेंट्स इस कॉलेज के ट्रस्टी भी है,
उनका भी सपोर्ट है। इसके बाद तान्या को रैगिंग के नाम पर इतना मेंटली हैरेस्ट किया गया, यहाँ तक कि बार बार उसे फिजिकली भी हैरेस्ट किया गया और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी। स्नेहा तान्या की सारी बातें सुन रही थी और सीनियर के इस रैगिंग को लेकर उसका भड़कना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि ऐसा कुछ उसके साथ भी हो सकता था। लेकिन उस वक्त उसके जिंदगी में कर्ण जैसे भाई ने एंट्री मारी थी और उसके बाद पार्थ भी उसका जिगरी दोस्त साथ ही भाई बन गया था, इसीलिए उसने कभी ऐसी रैगिंग होते हुए नहीं देखी। और सबसे जरूरी बात, ध्रुव सर जिन्होंने कई रैगिंग के रूल्स उसके कहने पर खत्म भी किए थे, जिनमें से एक यह भी था कि कोई भी मेल सीनियर फिजिकली किसी फीमेल जूनियर की नहीं कर सकता था। ये सिर्फ फ्रेंडली इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि आगे चलकर वो लोग आपस में चाहे दोस्त भी बन सके, लेकिन ऐसे मेंटली और फिजिकली हैरेस्ट करना। स्नेहा अपने दांत पीसने हुए कहती है, डैम इट, ये सीनियर समझते क्या है खुद को। माना कि इनका बस एक ही साल, उसमें भी बस कुछ ही महीने बचा हुआ है, तो क्या ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। वैसे तो स्नेहा और तान्या में 1 साल का ही फर्क था, लेकिन स्नेहा किसी भी लड़की की ऐसी रैगिंग को बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। स्नेहा तान्या से आगे कहती है, देखो मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत गलत है और तुम्हें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए थी, न कि खुद की जान लेनी। क्या होता अगर मैं यहाँ सही समय पर नहीं आती? क्या रैगिंग से तुम अपनी जान ले लगी? तुम्हारी लाइफ को खत्म क्यों करना चाहती हो? तान्या खामोश हो जाती है, क्योंकि इससे आगे उससे कहा नहीं जा रहा था। इतना भी सब कुछ उसने स्नेहा से इसलिए कह दिया क्योंकि जब से वो इस कॉलेज में आई थी तब से सूरज की वजह से उससे कोई चाहकर भी बात नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसके रूम में रहने वाली लड़की को भी यह रूम से खाली करना पड़ा, जो सारा काम सूरज ही करा रहा था। आज शायद पहली बार था कि तान्या अपना दर्द किसी से बांट पाए, वरना आज तो वो इस जिंदगी से अलविदा करने ही जा रही थी। वो जितना जितना स्नेहा को बताते जा रही थी, वही सोच सोचकर उसे अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नजर आ रही थी। क्यों उसने यही कॉलेज चुना? आगरा शहर की लड़की, काश वो वहीं रखकर अपनी पढ़ाई करती। कई बार यही ख्याल उसे सोने नहीं देते। स्नेहा उसे प्यार से कहती है, देखो, अगर तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर बताना चाहोगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा सीक्रेट बिना तुम्हारी मर्जी के किसी को नहीं बतूंगी। स्नेहा अब तक इतना तो समझ गई थी कि शायद कोई और भी बड़ी बात है जो तान्या बताने में घबरा रही है, और जो सही भी निकलता है। तान्या उम्मीद के साथ स्नेहा की तरफ देखती है और उससे दबी हुई आवाज में पूछती है, क्या आप सच में मेरा ये राज किसी को नहीं बताओगे? स्नेहा उसके पास अपना हाथ आगे करके कहती है, मैं वादा करती हूँ तुमसे बिना तुम्हारी आज्ञा के तुम्हारा राज मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ट्रस्ट मी, शेयर विद मी, आई कैन हेल्प यू। तुम नहीं जानते मेरे पास सबसे पावरफुल शख्स की पावर है। तान्या एक छोटी सी फीकी स्माइल के साथ कहती है, ध्रुव सर, वी ऑल नो आप उन्हें पसंद करते हो और वो आपको अपना एकलौता फीमेल दोस्त मानते हैं। स्नेहा अपना सिर ना में हिला देती है, ओके, आई नो आपको कर्ण सर अपनी बहन मानते हैं, वही ना? स्नेहा ये सुनकर अपना सिर एक बार हाँ में हिलाती है और फिर तुरंत ना में हिलाकर कहती है, हाँ वो भाई है, पर मेरी बैकिंग थोड़ी इनसे भी बड़े। तान्या, जिसे स्नेहा अपनी सीनियर के बारे में इतना पता था कि वो उनके कॉलेज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टॉपर होने के साथ ध्रुव सर की दोस्त और कर्ण सर की ऑफिशियल सिस्टर है, तभी कंफ्यूज्ड सी तान्या को स्नेहा कहती है, मेरे बेस्ट फ्रेंड यानी मेरे शिवजी, अगर वो साथ देते हैं तो उसके बाद मैं किसी से नहीं डरती। और सच कहूँ तो उनके ही वजह से मुझे ध्रुव सर भी मिले हैं, चाहे दोस्त हो या भाई के रूप में कर्ण सर। तान्या स्नेहा से इतने देर बातें करके इतना तो समझ गई थी, स्नेहा सच में दिल की बहुत साफ और नेक लड़की है, वरना इस वक्त जिसका एग्जाम हो तो वो यहाँ किसी की दुख भरी बातें नहीं सुना करता। स्नेहा आगे पूछती है, अब तो मुझे बताओ, आखिर तुमने इतना बड़ा कदम क्यों लिया? क्या डीन का रिलेटिव होने से वो सूरज सर कुछ भी कर सकते हैं? तुम टेंशन मत लो, आई प्रॉमिस यू, उस सूरज सर की शिकायत इस बार 2 बार करने चलना, फिर देखते हैं कि डीन सर कैसे कोई एक्शन नहीं लेते। वैसे भी रैगिंग एक लिमिट में ही होती है, मेंटली और फिजिकली, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया? स्नेहा तान्या की तरफ सवालिया नजरों के साथ देखती है। अब तान्या का भी दुख की सीमा बढ़ जाती है और वो रोते हुए कहती है, बिकॉज आई वॉज रेप्ड। इतना कहकर तान्या सिस्क सिस्क कर रोने लगती है। वॉट आर यू सेइंग? हाउ डेयर दे, हाउ डेयर ही? और यही सुनने के बाद स्नेहा को यकीन नहीं आता कि कैसे एक पावर में चूर इंसान किसी मजबूर और कमजोर इंसान का शोषण कर सकता है। मैं अभी जाकर उसकी शिकायत डीन से करती हूँ, उसे इस कॉलेज से अभी इसी वक्त रस्टिकेट होना होगा। हम एक रेपिस्ट को यहाँ कॉलेज में रहने नहीं दे सकते।
स्नेहा गुस्से से अपनी मुट्ठी भेजते हुए कहती है। वो उठकर गुस्से से शिकायत करने जाने ही वाली थी कि तान्या उसे रोते हुए रोक देती है। प्लीज, आपने वादा किया था आप किसी को ये नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती मेरा तमाशा पूरे कॉलेज में बने। वो सभी बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मेरा यहाँ कॉलेज में रेप किया, सोचिए वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। मेरी फैमिली सह नहीं पाएगी। जिस नाम को बनाने के लिए मैं अपने घर से इतनी दूर आई, वो मेरे माँ पापा के जीते जी डूबना नहीं चाहिए। स्नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि तान्या उस सूरज की रिपोर्ट क्यों नहीं करना चाह रही है, बल्कि उसे तो इसी वक्त सीधा पुलिस में दे देना चाहिए था। इतनी बड़ी बात पर तान्या कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही थी। स्नेहा उसे समझते हुए कहती है, देखो तान्या, तुम आज डर रही हो, ये तुम्हें कल और डराएंगे। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और देखना जब कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा तो वो सब भी तुम्हार सपोर्ट करेंगे। नो नो प्लीज, आप ऐसा कुछ मत करना। ये लोग अमीर है, कुछ भी करके बच जाएंगे। डीन ने तो रैगिंग पर यह कह दिया था। हैव फन, अब कॉलेज में ये सब नहीं होगा तो कब होगा। रैगिंग इज लीगल इन आवर कॉलेज, और बड़े लोगों का हम जैसे लोगों को टॉर्चर करना भी। तान्या स्नेहा को हाथ जोड़कर मना करने लगती है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करे, क्योंकि सूरज ने उसे कल ही धमकी दी थी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसका वीडियो उसके घर पर और पूरे कॉलेज की वेबसाइट पर डाल देगा। तान्या के दिल में इतना डर आ गया था कि उसने बिना ज्यादा दिमाग लगाए कि उसका रेप करते वक्त सूरज ने वीडियो बनाया भी था या नहीं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि असल बात तो ये थी कि कोई वीडियो नहीं बना था। सूरज नशे की हालत में आकर तान्या के साथ गलत काम कर देता है और वो बेचारी डरी सहमी सी लड़की किसी को बता भी नहीं पाती। स्नेहा तान्या को काफी समझाने की कोशिश करती, लेकिन तान्या रोते हुए बार बार मना किए जा रही थी और इसके बाद उसके अंदर ये अड़ा आ गया कि कहीं स्नेहा सच में उसका सीक्रेट किसी को बता ना दे, इसलिए वो जो कदम पंखे से लटकने से पहले ट्राई कर रही थी उसे ही यूज कर लेती है। तान्या जल्दी से फ्रूट नाइफ उठाकर अपने कलाई पर एक स्लिप मार लेती है, जिससे उसके हथेली से खून रिसने लगता है। स्नेहा को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि तान्या इतनी डरी हुई लड़की होगी। घबराकर स्नेहा जल्दी से तान्या के कलाई पर कस के कपड़ा बांधकर कहती है, इंग सो सॉरी तान्या, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इंग रियली सॉरी, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तान्या इसी वक्त एम्बुलेंस को तान्या के मोबाइल से बुला लेती है। तान्या स्नेहा से कहती, आप मेरा रेप हुआ था ये बात किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करो स्नेहा मैम। तान्या अनकॉन्शियस होते हुए स्नेहा से कहती है, जिस पर इस बार स्नेहा रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। क्या लगता है, क्या स्नेहा तान्या को इंसाफ दिला पाएगी? क्या डीन अपने भतीजे के एक्शन पर कोई कड़ी सजा दे पाएंगे? और क्या स्नेहा अब अपना एग्जाम सही समय पर दे भी पाएगी? अब आगे। स्नेहा घबरा गई थी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि सूरज ने तान्या को इस हद तक डरा दिया होगा कि वो अपने साथ हो चुका गलत को भी किसी से नहीं कहना चाहेगी और न ही दोषियों को सजा दिलाने के लिए खुद से आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त स्नेहा को खुद के इमोशंस को शांत रखकर तान्या को हॉस्पिटल पहुंचाना था। वैसे तो स्नेहा चाहती तो इसी वक्त अपना एग्जाम देने के लिए कॉलेज चली जाती, लेकिन तान्या को अब उसे अकेला छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। स्नेहा जानती थी कि उसने अगर इस वक्त तान्या का साथ नहीं दिया तो जो लड़की अपने डर में अपनी जान तुरंत ले सकती है, वो अकेले में खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। हालांकि तान्या अपने होश में थी, इसीलिए एम्बुलेंस के आने से लेकर उसे हॉस्पिटल पहुंच जाने के बाद तान्या खुद स्नेहा से कहती है, इंग सो सॉरी स्नेहा मैम, आप परेशान मत हो, आपकी गलती नहीं है। मैं ही बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं सूरज मुझे इसके बाद ब्लैकमेल करने ना लगे। स्नेहा तान्या से कहती है, इंग सॉरी टू, मैं उस समय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन नाउ इंग प्रॉमिसिंग यू कि अब मैं इस बात का ध्यान रखेंगी। लेकिन एक बात तान्या, आज तुम चुप हो क्योंकि ये तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन क्या सिर्फ तुम अकेली ही रहोगी? सूरज और बड़े बड़े सीनियर जिन्होंने रैगिंग के नाम पर जूनियर को परेशान कर रखा है, क्या उनके बारे में भी किसी को आवाज नहीं उठानी चाहिए? आज तुम चुप हो, कल तो कई लड़के लड़कियां इसीलिए चुप हो जाएगी क्योंकि ये सीनियर कहीं ना कहीं किसी अमीर परिवार से आते हैं। आम इंसान को जब अपने ही कॉलेज में इंसाफ नहीं मिलेगा तो कॉलेज के बाहर की दुनिया में वो कैसे कभी खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे? तुम्हें आज डर है कि तुम अकेली हो, पर विश्वास करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं इस रैगिंग को लेकर आवाज उठाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अपनी लड़ाई चाहे लड़ने के लिए आप अकेले ही क्यों ना हो, अगर आप सच के साथ हो, अगर आप बदलाव चाहते हो तो आपके साथ आगे करवा भी जुड़ जाता।
स्नेहा के इस बार की कई बातों ने तान्या के मन को भी अंदर से झकझोर के रख दिया। अगर उस शुरुआती दिनों में वो रैगिंग के खिलाफ सबके साथ मिलकर आवाज उठाती तो उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। अब तक डॉक्टर ने भी तान्या के हाथों में ड्रेसिंग कर दी थी और इसके बाद दोनों वापस भी आ जाते हैं, लेकिन अब तक आधे घंटे का समय हो गया था। ये हॉस्पिटल कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर ही आता है, इसीलिए डॉक्टर ने तान्या के नाम का सिक लीव बना दिया था, जिससे उसे आज के एग्जाम ना देने का वैलिड रीजन भी मिल जाएगा। तान्या को अचानक ही याद आता है, अरे मैम आज तो आपका एग्जाम था ना। स्नेहा को भी तभी ध्यान आता है, वो जल्दी से अपनी घड़ी में समय देखती है। ओ गॉड, मैं तो बहुत लेट हो गई। स्नेहा घबराकर अपना सिर पकड़ लेती है। उसके तो दिमाग से ही निकला गया था कि उसे इस वक्त अपने एग्जाम हॉल में होना चाहिए था। स्नेहा तान्या से कहती है, मुझे अभी जाना होगा, तुम अभी रेस्ट करो और मैं अपना एग्जाम देने के बाद तुमसे मिलने आएंगी। इसी के साथ स्नेहा अपना मोबाइल नंबर देकर वहां से सीधा अपने एग्जामिनेशन हॉल के तरफ भागती थी। अब इस जगह पूरी तरह शांति थी क्योंकि सभी क्लासेस के अंदर एग्जाम ही चल रहे थे। स्नेहा जैसे ही अपने एग्जाम देने वाले रूम के तरफ जाती है तो उसका दूरबंद देखकर उसकी तेजी से भागने की वजह से बढ़ती धड़कन भी काफी तेज हो जाती है। स्नेहा हाफ रही थी, लेकिन इस वक्त उसे जल्द से जल्द अपना एग्जाम शुरू करना था, वरना उसकी जिंदगी का ये पहला एग्जाम होता जिसमें वो लेट आने की वजह से फेल हो रही हो। स्नेहा उस रूम का डोर नॉक करने लगती है, जिससे इन्विजिलेटर के साथ साथ काफी स्टूडेंट्स का ध्यान भी ये जानने की तरफ लग जाता है कि इस वक्त एग्जाम के बीच उनकी क्लास में कौन आया होगा। एज अ रूल चलती हुई क्लास में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, इसीलिए काफी स्टूडेंट्स का ध्यान उस तरफ जाने लगा, जिसमें से एक सनी भी था, क्योंकि पूरे आधे घंटे उसके दिमाग में भी यही था कि आखिर उसकी दोस्त ने आज का एग्जाम क्यों छोड़ा होगा। इन्विजिलेटर जैसे ही दूर खोलता है, वहां उसे एक लड़की हड़बड़ी में अपना एडमिट कार्ड उसके सामने करके कह रही थी, सर एक इमरजेंसी था, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। सेकेंड ईयर स्टूडेंट स्नेहा शर्मा। जैसे ही स्नेहा का नाम सनी और स्नेहा के क्लासमेट सुनते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि आज उनका सीआर इतना लेट कैसे हो गया। सनी भी स्नेहा को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा था, इसका मतलब स्नेहा सिर्फ लेट हुई थी। लेकिन अब एक डर सभी के मन में आने लगा था कि क्या उनका ये खड़ूस इन्विजिलेटर स्नेहा को आधे घंटे से ज्यादा लेट होने पर क्लास में आने देगा। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स की सोच थी, वो इन्विजिलेटर स्नेहा को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे देखता है जैसे स्नेहा ने अभी कोई सेल्स बेचने वाली स्कीम खरीदी हो और उसे वो स्कीम बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इन्विजिलेटर कहता है, डिड आई आस्क यू हु आर यू? तुम कौन हो? उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। एग्जाम टाइम शुरू हो चुका है, अब ये पेपर अगले साल देना। इन माई क्लास नो लेट कॉमर्स विल बी अलाउड। ना हुए थे और ना ही कभी होंगे, इसीलिए बेटर लक नेक्स्ट ईयर। इतना कहकर उस इन्विजिलेटर ने स्नेहा के सामने ही डोर बंद करना चाहा, लेकिन स्नेहा ने तुरंत अपना पैर वहां टका दिया। अब उसके लिए तो वही सीधा मौका था। स्नेहा उस इन्विजिलेटर को तान्या को हॉस्पिटल पहुंचाने से लेकर अब तक यहां पहुंचने के बारे में बता देती है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी उस इन्विजिलेटर के चेहरे पर एक जू तक नहीं देखा। सर, मैं सच बता रही हूँ, देयर वॉज अ केस ऑफ इमरजेंसी, आप चाहे हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं। मैं अभी अपने साथ पेशेंट को वापस लेकर आई हूँ, स्नेहा रिक्वेस्टिंग टोन में उस टीचर से कहती है। लेकिन हॉस्पिटल इमरजेंसी सुनकर सनी अपनी सीट से खड़े होकर सीधा स्नेहा के पास आ जाता है और स्नेहा को देखते हुए कहता है, स्नेहा क्या तुम ठीक हो? क्या हो गया था? तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? उद्धरण चिन्ह। इन्विजिलेटर तुरंत सनी को डांटते हुए कहता है, तुम्हें किसने हक दिया अपनी सीट से यहाँ उठकर आने का? गो टू योर सीट नाउ। लेकिन तभी स्नेहा कहने लगती है, एक जूनियर को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इसीलिए मैं लेट हो गई थी और मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, पर सर आप प्लीज मुझे अपना एग्जाम देने दे। ये बात स्नेहा की अब सभी स्टाफ ने भी सुन ली थी, लेकिन इन्विजिलेटर स्नेहा के चेहरे के सामने ही रूम का डोर एक ही झटके में बंद कर देता है। वो किसी भी कीमत पर अपना बना प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ना चाहता था। एग्जाम शुरू होने के बाद उसने आज तक किसी भी स्टूडेंट को कभी अंदर नहीं आने दिया, तो यहाँ तो एक छोटी सी लड़की थी जिसने एक इमरजेंसी वाला बहाना बना दिया था। इन्विजिलेटर अपने मन में ही सोचता था, मुझे बेवकूफ बना रही थी ये लड़की। अगर इसने किसी को हॉस्पिटल भी पहचाना था तो इसे ज्यादा देरी क्यों लगी? ना ही ये लड़की अपने समय के बारे में अच्छे से जानती है और ना ही इस एग्जाम को सीरियसली भी लिया। स्नेहा एग्जाम रूम से बाहर थी, लेकिन रूम के अंदर का माहौल भी कुछ खास नहीं था।
सभी स्टूडेंट्स अब खुसर फूस करने लगे थे। आखिर उनकी सीआर ने किसी स्टूडेंट की मदद करने के लिए अपना इतना जरूरी एग्जाम को भी ध्यान में नहीं दिया। लेकिन ये बात उस इन्विजिलेटर की समझ से पार थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ किसी लड़की के फ्यूचर का सवाल हो। स्नेहा बाहर खड़ी उस रूम का डॉ पीटने लगती है, बार बार इन्विजिलेटर से उसे एग्जाम देने के लिए कहती है, लेकिन वो इन्विजिलेटर अब अपनी कितनी मिलेगा। क्या लगता है दोस्तों, क्या स्नेहा अपना एग्जाम दे पाएगी? आखिर कौन करेगा यहाँ स्नेहा की मदद? अब आगे, आज सभी सीनियर स्टूडेंट्स के भी एग्जाम चल रहे थे, जिसमें एक ध्रुव ही सबसे अलग था, जिसका एग्जाम हमेशा आधे समय से पहले खत्म हो जाया करता था। उसे तो वैसे टीचर ने फेलिसिटेशन भी दे दिया था, क्योंकि चाहे वो थ्योरी में कैसा भी क्यों ना परफॉर्म करता, प्रैक्टिकल लाइफ में तो उससे आगे एमबीए में कोई हो नहीं सकता था। ध्रुव और कर्ण दोनों ही कुछ कॉलेज के एक्सेप्शनली स्टूडेंट्स में से आते थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी काफ़ी कमाल से संभाला हुआ था। ध्रुव बैठा हुआ अपना एग्जाम दे रहा था, तभी उसने अपने मन में कहा, आज कुछ खाली खाली सा लग रहा है। आजकल तो जब भी सुबह वो स्नेहा को अपनी आंखों के एक नज़र नहीं देखता, तो ध्रुव को अपना पूरा दिन खाली खाली बेकार सा लगने लगता था। इसीलिए चाहे मॉर्निंग में एक्स्ट्रा पढ़ाने की बात हो या सुबह सुबह जानबूझकर उस रास्ते से गुजरना जहां से स्नेहा जाने वाली हुआ करती हो, ये था ध्रुव का चोरी चुपके लेकिन स्मार्ट तरीके से स्नेहा को फॉलो करना। जी हाँ, लेकिन आज पहला एग्जाम होने के चलते वो थोड़ा लेट हो गया था। इसीलिए जब वो उसी एग्जामिनेशन हॉल से गुजरा जहां पर अंदर बैठकर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन बुकलेट का इंतजार कर रहे थे, अब उस वक्त ध्रुव का मन तो हुआ कि सीधा जाकर स्नेहा को गुड लक बोलने के बहाने ही एक झलक देख कर आ जाए। लेकिन अब उसने देखा कि ऑलरेडी इन्विजिलेटर सभी स्टूडेंट्स को अपनी सीट पर बैठने के लिए बोल चुका था। इसीलिए ध्रुव ने अपना मन कैंसिल किया और सीधा जाकर अपना एग्जाम देने चला गया। लेकिन वहीं अगर आज ध्रुव स्नेहा से मिलने या उसे गुड लक विश करने ही चला गया होता, तो आज स्नेहा अपने एग्जाम टाइम में क्लास से बाहर खड़ी होकर अंदर आने के लिए इन्विजिलेटर को नहीं बुला रही होती। स्नेहा जितना हो सकता था अपनी बात इन्विजिलेटर को समझा चुकी थी, लेकिन उस रूम में आया हुआ इंसान किसी हिटलर से कम नहीं था, जिसके लिए उसके बनाए गए उसूल किसी भी इंसान के इंसानियत से कई ज़्यादा अधिक थे। लेकिन वह स्नेहा उन खामोश रह जाने वाली लड़कियों में से नहीं थी। बेशक अभी उसके पास 1 घंटा ही क्यों ना बचा हो, वो अभी भी इतना जरूर करके आ सकती थी कि आसानी से अच्छे नंबर ले आए। और वैसे भी आज का एग्जाम वही एग्जाम था जिसमें उसे ध्रुव ने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ था। क्लासरूम में रखी घड़ी अपने रफ्तार में आगे चल रही थी, वहीं स्नेहा परेशान होकर बंद दरवाजे को नॉक करके खोलने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था, स्नेहा को ऐसे परेशान देखकर उसके क्लासमेट सुकून से अपना एग्जाम दे रहे थे। वो सभी भी यही चाहते थे कि किसी तरह उनकी प्यारी सीआर को एक मौका मिल जाए ताकि वो अपना आज का एग्जाम दे सके, वरना इस सब्जेक्ट में उसकी बैक आ जाती, जिससे उसका टॉपर होना तो दूर, उसके कॉलेज के परफॉर्मेंस में भी खराब इंप्रेशन आता। अंदर बैठा सनी ने अब और नहीं देखा गया। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और अपने इन्विजिलेटर से बोला, सर, जब स्नेहा ने कहा कि किसी इमरजेंसी के कारण आज वो लेट हुई है, तो आप क्यों नहीं उसे एक मौका देना चाहते? उसने तो ये भी कहा है कि जितना भी एग्जाम का टाइम बचा हुआ है वो अपना एग्जाम उसी टाइम इंटरवल में खत्म करके दे देगी। तब आप क्यों किसी स्टूडेंट के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? दिस इज टोटली इनजस्टिस। स्नेहा को मौका मिलना चाहिए। सनी की बात सुनकर उसके आगे पीछे वाले भी यही दोहराने लगे, स्नेहा को मौका मिलना चाहिए, स्नेहा को मौका मिलना चाहिए। तभी इन्विजिलेटर चिल्लाते हुए खड़े होकर कहता है, जस्ट शट अप। एक मौका? कौन सा मौका? जिसे अपने एग्जाम की ही फिक्र ना हो, दूसरों के वजह से जो अपना एग्जाम तक छोड़ने वाली लड़की हो, ऐसी लड़की को मौका मिलने का कोई राइट नहीं है। दिस लाइफ इज अ रेस, जहां ऐसे डिस्ट्रैक्शन हमेशा मिलते रहते हैं, तो अगर ऐसे ही अपने फ्यूचर को आराम से खराब खुद ही करने का सोचेंगे तो वो कहाँ का जस्टिस हुआ? मैंने तो नहीं कहा था कि खुद जाकर हॉस्पिटल जाया जाए, और अगर इमरजेंसी थी तो डॉक्टर क्या खुद सिक लीव लिखकर नहीं देता? दिस कॉलेज इज रन विद रूल्स एंड वी ऑल हैव टू अबाइड बाय। तुम लोग जो उस लड़की के लिए कह रहे हो, तो क्या तुम तीनों उसके लिए अपना एग्जाम छोड़ दोगे? इन्विजिलेटर सनी और उसके आगे पीछे बैठे लड़के को गुस्से से देखकर पूछता है। किसी का कोई जवाब नहीं आया। क्यों, अब क्या हुआ? देखा, मैं यही समझाना चाह रहा था, पर यहाँ तो थियरी के साथ आप सभी को प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा। इसीलिए चुपचाप बैठकर अपना एग्जाम खत्म करो, बस 1 घंटा ही बचा है। तभी उसी क्लास में बैठी समीरा, जो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने स्नेहा को ऐसे डांट खाते और तड़पते हुए बहुत समय के बाद देखा था,
ये कुछ उसके लिए ऐसे था जैसे सारे शनि राहु एक साथ स्नेहा की बैंड बजाने के लिए हाथ मिला लिया हो। समीरा अक्ट हुए कहती है, सर इज राइट, कोई भी अपना फ्यूचर क्यों किसी के लिए खराब करेगा। जरूर स्नेहा झूठ बोल रही होगी। सर ये भी हो सकता है कि वो आज सुबह सो के उठ नहीं पाई होगी, इसीलिए यहाँ पैटे आकर इमरजेंसी वाला बहाना आपके सामने सुना दिया। पर वो ये भूल गई थी कि आप कितने ज्यादा तजुर्बेकार है। सर इन योर फैन नाउ। समीरा उस इन्विलेटर को तो ऐसे माखन लगा रही थी कि जैसे यही इन्विलेटर उसे इसी एग्जाम में खुद की तारीफ के लिए फुल मार्क्स ही दे दे। समीरा की बात और खुद के लिए तारीफ सुन उस इन्विलेटर की खोखली खुद की बनाई शान और ज्यादा बढ़ गई। मुस्कराते हुए वो आगे कहता है, यू आर राइट, हमें तुम जैसे ही स्मार्ट यूथ की जरूरत है, जो एम्बिशियस भी हो और प्रैक्टिकल भी। समीरा और उस इन्विलेटर की बातें तो ऐसी लग रही थी कि जैसे यहाँ जुबान से मक्खन गिरने लगा हो। लेकिन ये बातें समीरा को छोड़कर बाकी उन्हीं के क्लासमेट को पसंद नहीं आई। सभी समीरा को गुस्से से घूर रहे थे। आखिर एकलौटी यही वो आस्तीन का सांप थी जो कभी भी अपने पूरे क्लास के मेजॉरिटी में शामिल नहीं हुआ करती थी। सनी भी गुस्से से समीरा को देख रहा था। वो ये तो समझ रहा था कि समीरा कभी भी स्नेहा के लिए अच्छा इस जन्म में तो नहीं सोच पाएगी, इसीलिए इसकी बकवास को ऐसे इग्नोर किया जाना चाहिए जैसे कोई गर्मा गर्म चाय में पड़ने वाली मलाई पनी को करते हैं। सनी को शांत देखकर सभी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे चुप होने लगे। वो सभी चाहते तो बहुत कुछ करना थे, लेकिन उन्हें जरूरत थी किसी लीडर की जो सिर्फ उनके क्लास में या तो स्नेहा थी या पार्थ, और इत्तेफाक से यही दोनों आज उनके पास नहीं थे। लेकिन यहाँ सनी ने कुछ ऐसा काम किया जिसे देखकर सभी सनी के क्लासमेट खुश, हैरान और एक्साइटेड नजर आने लगे। सनी अपनी सीट से उस इन्विलेटर के पास जाता है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, बाकियों का तो पता नहीं लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो जो बाहर खड़ी है वो मेरी दोस्त ही नहीं, मेरे क्लास की क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी है। और अगर उसने कहा कि आज इमरजेंसी के कारण वो बस आधे घंटे लेट हुई है तो इसका मतलब था कि आपको 1.5 घंटे उसे आसानी से देने चाहिए थे। खैर, आपके रूल्स और प्रिंसिपल आपको मुबारक, क्योंकि मुझे अपनी दोस्ती मुबारक। वैसे भी अपने भविष्य में मैं अपने आज बनाए यारों को नहीं खोना चाहता, वरना कल तो आपकी उम्र में आया तो आपके ही तरह बिना किसी यार के अकेले ही सभी स्टूडेंट्स पर खुन्नस निकालता रहूंगा। What? Hey, how dare you, you moron, come back. I will beat your hard. इन्विजिलेटर बड़बड़ाता रहा, लेकिन सनी पूरे स्वैग के साथ उस रूम से बाहर निकल आया। बाहर खड़ी स्नेहा सनी से पूछती है, इतनी जल्दी 2 घंटे हो भी गए, इसका मतलब मैं यहाँ फेल समझूं, पर बाकी सभी स्टूडेंट्स क्यों बाहर नहीं आ रहे। सनी अभी बताने ही जा रहा था कि एक बार फिर डोर खुलता है तो वहीं सनी के आगे बैठने वाला लड़का भी आ गया था। तुम भी यहाँ? सनी हंसते हुए कहता है। तभी एक एक करके लाइन से स्नेहा के उस क्लास में बैठे क्लासमेट बाहर आने लगे। स्नेहा को तो यही लग रहा था कि शायद एग्जाम खत्म हो गया होगा। शायद स्नेहा इतनी परेशान थी कि अपनी हाथों में पहनी हुई घड़ी को ही देखना भूल गई कि अभी तो एग्जाम में 45 मिनट्स बचे हैं। और यही वो क्रूशियल समय भी होता है जब हर किसी को कैसे भी करके सभी सवालों के जवाब या तो खुद के दिमाग से पूछना होता था या अपने अगल बगल से। लेकिन शायद सनी के आगे पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट समझ गए थे। वैसे भी इतने कठिन सब्जेक्ट में बिना किसी चीटिंग के वो पास ही नहीं होते, इसीलिए वो सभी लाइन से अपने आगे या पीछे बैठे स्टूडेंट्स पर ही निर्भर थे। और शायद यही कारण भी था कि एक के बीच से लाइन तोड़ने पर सभी को अपना ये क्रूशियल समय बर्बाद ही लगा, इसीलिए सभी अपना आंसर शीट इन्विजिलेटर को थमाकर बाहर निकलने लगे। इन्विजिलेटर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस क्लास में कोई गांधीगिरी भी कर सकता है। अभी अभी तो वो इतना अच्छी स्पीच खत्म किया था और यहाँ एक नहीं बल्कि 25 के आसपास बच्चों ने उसके सामने ही उसका कहावत प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया। अब उसकी क्लास में एक ही लड़की बची थी और ये वही थी समीरा, जो खाली हो रही क्लास में खुद को टीचर के नजरों के सामने पाती। इन्विजिलेटर तो बैठा ही दुनिया जहां के गुस्से को लेकर। वो समीरा को देखकर कहता है, लेट देम गो, उन्हें फेल ही होना चाहिए। तुम अपना एग्जाम दो, अब मैं पूरी तरह सिर्फ तुम पर ही कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। समीरा अपने मन में सोचती है, एक तो ये इन्विजिलेटर वैसे ही कितना खड़ूस है और अब ये सिर्फ मुझ पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब इसे कैसे समझाने की कोशिश करूं कि मेरा पास होने का 2 सहारा अभी अभी मेरी से दूर चले गए। इधर स्नेहा का कंफ्यूजन थोड़ी देर में अपने आप टूट जाता है जब स्नेहा देखती है कि सिर्फ उसी के क्लास में बैठने वाले क्लासमेट बाहर आए हैं। बगल वाली क्लास के स्टूडेंट्स तो अभी भी अपना एग्जाम दे रहे थे।
लेकिन कुछ हलचल तो उस रूम में भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इन्विजिलेटर की नज़रें अचानक बिना टाइम पूरा हुए बगैर कोई कैसे बाहर आ सकता था। उस इन्विजिलेटर ने बस एक गलती कर दी, और वो थी अपने रूम का दरवाजे से बाहर झांकना कि बगल वाली जगह क्या हो रहा है। और तभी अपने एग्जाम में मस्त पार्थ की नज़र बाहर खड़ी स्नेहा पर जाती है, जो इस वक्त सनी से बात कर रही थी। पार्ट टाइम देखता है और बाहर खड़े उसके आधे क्लासमेट तो बिना देरी करे डन कहकर खुद भी बाहर आ जाता है। प्रिया देखती है कि अभी टाइम बचा था और पार्थ इतनी जल्दी बिना रिवाइज किए कैसे एग्जाम खत्म करके जा सकता है। अभी किसी का डन होने का मतलब ये होता कि उसके सोचने का टाइम डन हो चुका है। लेकिन तभी प्रिया को भी बाहर स्नेहा, सनी और पार्थ की तिकड़ी दिखाई देती है और बिना दिमाग लगाए वो भी बाहर निकल लेती है, जिसे फॉलो बनी भी कर रहा था। क्या लगता है, क्या एक का फेल होने से बेहतर है क्लास में सभी एक साथ फेल होने से ना घबराने की कोशिश करे? क्या होगा जब ध्रुव और कर्ण को पता चलेगा कि उनकी लाडली ने आज अपने एग्जामिनेशन हॉल में डंका बजा दिया है? अब आगे पार्थ के बाहर आने का कारण सिर्फ स्नेहा नहीं थी, क्योंकि वो इतना तो अच्छे से जानता था कि स्नेहा एक टॉपर है, इसीलिए उसका ये एग्जाम समय से पहले खत्म करके बाहर आने एक पॉसिबिलिटी है। पर वो कैसे भूल सकता था वो दूसरा शख्स जो स्नेहा के साथ बाहर आकर बातें कर रहा था। और ऐसा हो नहीं सकता था कि पार्थ अपने दोस्तों की इंटेलिजेंस को नहीं जानता था। अगर पार्थ का थोड़ा सा एग्जाम बचा हुआ था तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सनी बाहर खड़े होकर इतने फ्रीली बातें करे। वरना रियलिटी तो ये होने वाली थी कि एग्जाम खत्म होने के बाद सनी ही हर बार की तरह यही रोता कि उसका पेपर आते हुए पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए कुछ गलत हुआ समझकर पार्थ अपना पेपर इन्विजिलेटर को थमाकर बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स के चेहरे पर बस कंफ्यूजन और पार्थ के इतनी जल्दी एग्जाम खत्म करने का हैरानी वाले भाव थे। पार्थ को बाहर आता देख स्नेहा उससे बोलती है, पार्थ व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या आज सही में इतना आसान एग्जाम था जो तुम्हारा इतनी जल्दी खत्म हो गया? लेकिन पार्थ के कुछ देर की चुप्पी, साथ ही हैरानी भरे एक्सप्रेशंस जो इस वक्त अपने आधे क्लास को बाहर खड़े देखकर हो रहे थे, जिन्हें देखकर बगल में खड़ा स्नेहा के साथ आज क्या क्या हुआ सब बोल देता है कि कैसे उसने एक लड़की की जान बचाई, जिसके चक्कर से वो बस आधा घंटे लेट आने से एग्जाम देने से रोक दी गई। सनी ने यह भी बता दिया था कि स्नेहा 1.5 घंटे में भी अपना एग्जाम खत्म कर सकती थी, लेकिन जब इन्विजिलेटर सुनने को तैयार ही नहीं था तो हम सब भी एक साथ इसी एग्जाम को आगे देने के लिए बाहर आ गए। सनी आगे कहने से भी नहीं चुकता, वैसे भी आज का एग्जाम थोड़ा टफ भी था। लास्ट के 4 सवाल के जवाब तो अभी किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे हैं, सोचो अंदर बैठकर लिखते भी क्या। हाँ, इसीलिए हम सभी बाहर आ गए। स्नेहा शॉक्ड होकर सनी की तरफ देखती है। उसे अब पता चला ये सभी उसे सपोर्ट करने के साथ आज के टफ एग्जाम से भी खुद को बचाना चाहते थे। व्हाट? लेकिन तुम्हारा आधा घंटा वेस्ट करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो भूल गया है जब इमरजेंसी होती है तो सरकारें बदल जाती है, ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम है। पार्थ एक कनिंग स्माइल के साथ आगे कहता है, क्यों ना इमरजेंसी में ही री एग्जाम कराया जाए। स्नेहा और सनी कंफ्यूज्ड होकर पार्थ के तरफ देखता है, जो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ शैतानी ख्याल पका चुका था। तभी पार्थ को कुछ याद आता है और ओ डैम इट, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कहकर वापस अपने एग्जाम वाले रूम में चले जाता है, जहाँ बैठा इन्विजिलेटर अपनी चील जैसी आंखें सभी स्टूडेंट्स पर गड़ाए बैठा था। उसकी पैनी नजरों से कोई अपनी गर्दन भी इधर उधर नहीं हिला पा रहा था। लेकिन अचानक फिर से पार्थ को आता देख सवालों के जवाब सोचते हुए स्टूडेंट्स का ध्यान पार्थ पर आ जाता है, जो इन्विजिलेटर के सामने जाकर कहता है, सर एक गलती कर दी मैंने आंसर शीट में अपनी डिटेल्स लिखने पर। वो इन्विजिलेटर की हिंदी इतनी साफ नहीं थी, इसीलिए साउथ हिंदी की हल्की टूटी फूटी हिंदी में कहता है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में इतनी बड़ी गलती करती है। अभी भी अगर ये याद नहीं आती तो तुम फेल हो जाती। केयरलेस फेलो। इतना कहकर अय्यर सर ने पार्थ को उसकी आंसर शीट पकड़ा दी ताकि वो अपने डिटेल्स को सही से लिख दे। वैसे भी अब पार्थ कोई भी आंसर नहीं लिख सकता था, लेकिन अगर डिटेल्स में कोई गलती या कमी होगी तो वो उसे एग्जाम खत्म होने से पहले कर सकता था। लेकिन पार्थ ने आगे जो किया उसे देखकर अय्यर सर अपनी कुर्सी पर एक ही झटके से उठकर बैठ गए। आखिर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता था जो काम अभी पार्थ ने किया था। दरअसल पार्थ ने अपने डिटेल्स वाले कॉलम पर एक तिरछी लाइन खींचकर लिख दिया था, कैंसल्ड। इसका मतलब ये था कि पार्थ का ये एग्जाम की बुकलेट उसी के वजह से कैंसल्ड हो चुकी थी। अय्यर हैरान होकर पार्थ से कहता है, केयरलेस फेलो,
तुमने डिटेल्स लिखी नहीं बल्कि अपनी डिटेल्स ही कैंसिल कर दी। इसका मतलब तुम इस एग्जाम में फेल हो और तुम्हारी बैक लगना कंप्लीट। वॉट? क्या सच में पार्थ ये एग्जाम नहीं देने वाला? स्टूडेंट्स अपने मन में ही चिंतन करते हुए सोचते हैं। लेकिन इसके बाद पार्थ उन्हें अय्यर के बड़बड़ाने के साथ ही बता देता है कि अपनी मर्जी से हम आधी क्लास स्नेहा को जस्टिस पार्थ शॉर्ट में स्नेहा के साथ जो हुआ वो बता देता है। दिलाने में लगे हुए हैं, इसीलिए नो बाउंडेशन ऑन एनीवन। जिसको आना हो अपनी मर्जी से आए, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखकर कि ये एग्जाम इमरजेंसी में कैंसिल्ड हो रहा है। आई एम विद माई CR, व्हाट अबाउट यू? पार्थ स्टाइल में अपना भाषण दे चुका था जिसे सुनकर अय्यर के होश उड़े हुए थे। अगर उसकी चलती क्लास से स्टूडेंट्स एक साथ बाहर चले गए तो वो आगे डीन सर को क्या कहेगा? अय्यर पार्थ को डांट लगाते हुए कहता है, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब तुम्हारी बातें सुनेंगे? तुम क्या लीडर हो इनके? बाहर निकलो मेरी क्लास से। ये कॉलेज एग्जाम है, इससे तुम्हारा फ्यूचर बनता है और तुम जैसा पीपल इसे हल्के में लेता है। तुम्हारा तो ये एग्जाम गया, बाकी सबको अपना एग्जाम देने दो। तुम्हारे जैसा नॉन स्टूडियस स्टूडेंट ही एग्जाम ना देने का बहाना लाता है। वो बाहर खड़ी लड़की ने भी ऐसा किया हो सकता है। तुम लोग पूरे साल नहीं पढ़ता इसीलिए ऐसे बाकी लोगों को डिस्टर्ब करता। बैक बेंचर्स। पार्थ मुस्कुराते हुए अय्यर से कहता है, सर, टॉपर देमसेल्व्स आर लीविंग, हम ही लोग टॉपर हैं। खैर आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन तभी वो एक नजर बनी को देखता है जो जल्दी से सेम पार्थ की तरह अपनी आंसर बुकलेट पर एक तिरछी लाइन खींच देता है, जिसका मतलब यही था कि वो भी अपनी मर्जी से ये एग्जाम को खुद कैंसिल कर रहा है। अय्यर उसे कुछ बोलता कि पार्थ खुद प्रिया के पास जाकर उसी के आंसर शीट पर जाकर कैंसल्ड और लाइन खींचने वाला था, लेकिन तभी पार्थ को प्रिया की आंसर बुकलेट में एक तरफ M बनता हुआ दिखाई दिया और वहीं पार्थ की कामगिरी चल निकली। पार्थ दो तिरछी लाइन जिनका कॉमन पॉइंट उसके बिल्कुल बीच में आ रहा था खींच देता है, जो देखने में ऊपर से M वाले लिखे कॉलम और नीचे से V की लाइन खींचने से कुछ और ही समझदार को लग सकता था। अब अगर यहाँ ध्रुव होता तो उसे ये देखने में जरा सी भी देरी नहीं लगती कि उसका भाई एग्जाम कैंसिल करने में एक दिल वाला कैरेक्टर भी दिखा सकता है। इसके बाद वो, प्रिया और बनी भी बाहर थे, लेकिन अंदर उस क्लास में बस अय्यर जो अकेले बैठे बैठे पार्थ और उसकी क्लास की यूनिटी को देखकर अंदर ही अंदर गालियां दे रहा था। अब होता यह है कि स्नेहा और पार्थ के सपोर्ट के साथ सिवाय समीरा के अलावा उस क्लास का हर स्टूडेंट्स खुद से एग्जाम कैंसिल करके आया था। अब उनके पास अच्छा ग्राउंड भी तो था, क्योंकि कोई भी कॉलेज कुछ स्टूडेंट्स को फेल होता हुआ दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ तो पूरी क्लास थी। इसका मतलब सभा फेल होना कोई चांस ही नहीं था। स्नेहा पार्थ का आइडिया समझ गई थी, तभी उसे भी आइडिया आता है और उस इंतजार करती है कि कब बाकी लोगों के एग्जाम भी खत्म हो जाए। इसीलिए पूरी क्लास यहाँ वहाँ एग्जाम टाइम में घूम घूम कर सब्जेक्ट पेपर सेट करने वाले को कोस रहे थे। अपने CR को फुल सपोर्ट देकर खुश होने से ज्यादा उन्हें इस बात की ज्यादा खुशी थी कि अगर उनका अब दोबारा एग्जाम हुआ तो उसका पेपर उनका अभी वाले से आसान ही आना होगा। स्टूडेंट्स स्नेहा से कहते हैं, अगर आज इमरजेंसी नहीं होती तो वैसे भी काफी स्टूडेंट्स फेल होने ही होते। पता नहीं अपनी बीवी का गुस्सा कोई क्यों हमारे इतने कठिन सब्जेक्ट के सवालों को बनाने में लगाते हैं। यहाँ अभी किसी के चेहरे पर भी अपना एग्जाम को कैंसल्ड हो जाने पर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही सभी का एग्जाम खत्म होने का भी समय हो रहा था, इसीलिए स्नेहा पार्थ से कहती है, मुझे अनाउंसमेंट करनी है। पार्थ समझ जाता है कि स्नेहा क्या करने वाली है, इसीलिए पार्थ स्नेहा को रेडियो रूम में खुद लेकर जाता है और जैसे ही सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म होने का सायरन बजता है, स्नेहा माइक ऑन करके कहती है, हे एवरीवन, दिस इज स्नेहा ऑफ सेकंड ईयर। मुझे आज अपने एग्जाम के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करनी है। ध्रुव, जिसका ध्यान अभी एग्जाम खत्म होने पर स्नेहा के पास जाने का कर रहा थी, उसके कानों ने अचानक स्नेहा की प्यारी आवाज सुनी। स्नेहा इससे आगे कहती, लेकिन तभी रेडियो रूम से बाहर का कनेक्शन को रोक दिया गया था और ये खुद डीन ने करने की परमिशन दी थी, क्योंकि अय्यर और उस दूसरे इन्विजिलेटर ने सारी बातें डीन को बता दी थी, जिसमें सबसे ज्यादा गुस्सा और नाराजगी उन्होंने एक ही स्टूडेंट पर डाल दी और वो कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी। जैसे कभी मुसीबत आने पर सबसे कमजोर इंसान को फंसाने की कोशिश करी जाती है, वैसे ही उन दोनों टीचर्स ने भी पूरी क्लास के एक साथ एग्जाम ना देने के रीजन को स्नेहा पर ही डाल दिया था। इधर स्नेहा माइक को थपकी देने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार, क्योंकि बाहर से ही इसका कनेक्शन तोड़ दिया गया था। पार्थ समझ गया था कि जरूर ऊपर से ये किसी ने करने को दिया है, लेकिन पार्थ सिवाय अपने भाई के अलावा किसी से नहीं डरता था।
क्या लगता है दोस्तों, क्या ध्रुव इनका सपोर्ट करेगा? क्या होगा जब डीन को पता चलेगा कि यही लड़की स्नेहा आगे चलकर उसे ही उसकी गलतियां भी गिना सकेगी? आखिर कैसे मिलेगा तान्या को इंसाफ? अब आगे। दरअसल स्नेहा चाहती थी कि उनकी बात को सभी टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मामले में कॉलेज के नियम काफ़ी नाइंसाफी भी कर रहे थे। जैसे अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो बीमार इंसान को तो कुछ भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन इंसानियत दिखाने वाले को केयरलेस कहकर उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अब वो अपनी बात यहाँ नहीं रख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ स्नेहा और पार्थ को छोड़कर बाकी के उनके क्लासमेट थे, वहाँ पर उनके कॉलेज के डीन ही आकर गुस्से से उनकी क्लास लगाने लगते हैं। दरअसल डीन पी के जाना ही इसलिए जाता था कि कोई भी मुद्दा बड़ा बन ही नहीं पाए। जैसे ही उसे कहीं पर चिंगारी जलना जैसा नजर आता था, वो खुद उसमें जाकर पानी डाल आता था। डीन को देखकर काफी स्टूडेंट्स को डर लगने लगा था। वहीं कुछ परेशान और कंफ्यूज थे कि अब असल में होगा क्या उनके साथ। अभी तो उनके दोनों सीआर भी यहाँ नहीं थे। डीन को तो उस अयर ने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता भी दिया था, इसीलिए गुस्से से वो सबको डांट कर कहता है, ये मैं क्या देख और सुन रहा हूँ? मेरे 20 साल के करियर में आज से पहले किसी ने भी इतनी बड़ी गलती नहीं करी है, और आप लोगों ने अपने करियर को इस कॉलेज में मजाक बनाकर रखा है। क्या आप लोग भूल गए हैं कि आपका एग्जाम ना देना आपको अपने इस सेमेस्टर में बैक दिलवा सकता था? किसी के कुछ कहने से आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं? कौन है वो लड़की? क्या बैकग्राउंड है? यू ऑल आर स्टडीइंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड या बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े पदों पर काम करना होगा, तो क्या तब भी आप किसी एक इंसान की वजह से अपना नुकसान कराना चाहेंगे? आप सभी इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कैसे छोटे शहर के माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड हो गए? सनी और बाकी सभी अपने डीन के इतने तुच्छ विचारों को सुनकर हैरान थे। डीन आगे भी नहीं रुकता और अभी और भी कहने वाला था कि तभी वहां पर स्नेहा और पार्थ भी आ जाते हैं, जिसमें पार्थ आते ही डीन पर कटाक्ष मारते हुए कहता है, सर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वही लड़की है जिसके वजह से आपको पहली बार इंटर कॉलेज कंपटीशन में ट्रॉफी के साथ फोटो खींचने का मौका मिला था। मतलब टैलेंट दिखाना हो तो आपको स्टूडेंट्स चाहिए, लेकिन जहां उस स्टूडेंट्स के हक की बात हो तो आपकी उल्टी सोच सामने आ जाती है। आप थोड़ा और सोच लीजिए, आखिर कहना क्या चाहते हैं? पार्थ की बात सुनकर दबी हंसी में ही सही, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को डीन को गुस्सा होते देखकर मजा बहुत आ रहा था, क्योंकि बेशक यहाँ डीन सभी को सबक सिखा सकता था, लेकिन जिसके परिवार का कॉलेज हो उससे ज्यादा बहस करना उसके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं था। बेशक यहाँ के डिसीजन ट्रस्टी लेते थे, लेकिन सिंघानियत से कोई भी भूल कर भी उलझना नहीं चाहता था। तभी डीन बात पलटते हुए कहता है, एनीवेज हमारे कॉलेज में पहली बार वो होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप सबको दोबारा एग्जाम देने की परमिशन। ये सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट नजर आने लगती है। तभी सनी के मुंह से निकल जाता है, अरे सर ये बात पहले ही बोल देते, बेकार में जुबान कड़वी हो गई थी ज्यादा सोचते सोचते। तभी स्नेहा उसे तुरंत आंखें दिखाकर चुप होने के लिए बोल देती है, अच्छा है डीन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। स्नेहा भी फाइनली खुश थी, चलो आज एक यूनिटी का रिजल्ट उसे अपने आंखों के सामने तो दिखा। स्नेहा डीन से थैंक यू कहती है, लेकिन तभी डीन उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। वेट अ मिनट, आई हैवंट डन येट। मैंने सभी को परमिशन दी है, लेकिन पहले यहाँ आप में से किसी को आज के एक्शन के लिए जिम्मेदारी तो लेनी होगी। एग्जामिनेशन बंक करना इस कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए आप सभी को एग्जाम देने को तभी मिलेगा जब आज जो भी हुआ उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? गलत तो आज होने से बचा है। पार्थ डीन के जिम्मेदारी लेने वाले सेंटेंस के बाद कहता है, लेकिन तभी डीन पार्थ से कहता है, ये बात अगर आगे ट्रस्टी तक गई तब मुझे नहीं लगता कि आप सभी को दोबारा एग्जाम भी देने दिया जाएगा, क्योंकि कल को कोई भी बहाना लाकर एग्जामिनेशन बंक कर सकता है। इसीलिए वन हैज टू टेक रिस्पॉन्स। कोट, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। डीन थोड़ा स्नेहा के तरफ देखकर कहता है, किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए था। सीआर मतलब एक जिम्मेदारी। ध्रुव ये देखकर डीन पर ही गुस्सा करने वाला था कि स्नेहा एक बार डीन के सामने अपनी बात कहती थी, लेकिन डीन तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वैसे भी उसे स्टूडेंट्स के पॉलिटिक्स से भी नफरत थी, और जहां स्टूडेंट्स आपस में यूनियन वगैरह बना लेते थे, इससे तो वो और भी ज्यादा नफरत करता था। यही एक कारण भी था कि डीन को अब स्नेहा खटकने लगी थी। जो लड़की आज अपनी पूरी क्लास को एक साथ एक मुद्दे पर ला सकती है,
कल को कॉलेज में भी ऐसे सपोर्ट पा सकती थी। ऊपर से कर्ण मल्होत्रा और पार्थ इसके फुल बैकिंग थे। इसीलिए डीन हर बात का काउंटर करके सब मना करने पर लगा हुआ था, लेकिन जब देखता है कि स्टूडेंट्स ऐसे नहीं मानेंगे तब उसे एआर की एक बात याद आती है। इस वक्त तक सभी स्टूडेंट्स खुसुर पुसुर करने लगे थे। अनफेयर डिसीजन। सभी एक साथ कहने लगते हैं, सर हम सब ने अपनी मर्जी से एक साथ छोड़ा है एग्जाम, हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप खुद देखिए पूरी क्लास बाहर है, या तो सभी एग्जाम देंगे या और कोई नहीं। कॉलेज को हमारा दोबारा एग्जाम लेना ही चाहिए। तभी डीन कहता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा डिसीजन फेयर नहीं है तो एक काम करते हैं, अगर आप में से किसी एक ने भी अपना एग्जाम दिया होगा तो फिर बाकियों के करियर को खराब करने के लिए किसी एक को आगे आना होगा। चलिए बताएं, क्या सभी ने आपको मास्क बंक में सपोर्ट किया है या किसी सिंसियर स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी दिया है आज? डीन पहले से ही जानता था कि समीरा ने ही बस एग्जाम दिया था। ठीक उसी वक्त अपना नाम डीन के मुंह से सुनकर समीरा बहुत खुश हो जाती है। समीरा को अब तक सभी भूल गए थे, तब जाकर वहां समीरा का असली चेहरा देखते हुए स्नेहा अपना सिर हल्का सा घुमा लेती है, क्योंकि समीरा वही कर रही थी जो बाकी सबको इरिटेटेड कर रहा था। जहां पूरी क्लास एक तरफ खड़ी थी वहीं दूसरी तरफ समीरा डीन के पास आकर खड़ी हो गई, और जितना कम मिर्च मसाला अपनी डाइट मेन्यू में नहीं जोड़ती थी उतनी डीन को भड़काने में लगा दी। स्नेहा समझ गई थी कि अब उनका ये डीन नहीं सुनने वाला, क्योंकि वास्तव में यहाँ एग्जामिनेशन बंक ही कहा जाएगा सिर्फ एक लड़की के होने की वजह से। अगर उस वक्त समीरा भी उनके साथ एग्जाम नहीं देती तब जाकर डीन के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। बेशक पार्थ यहाँ कितना भी कहे, वो डीन के खिलाफ नहीं लड़ जाना चाहिए। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि कोई बात नहीं, एक सेमेस्टर ही तो है और भी एक सब्जेक्ट, बाकी अपने दोस्तों और क्लासमेट को अपने वजह से कोई नुकसान नहीं होने देना चाहिए। स्नेहा 2 कदम आगे आकर कहती है, सर आई स्नेहा शर्मा, आई एम टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टुडेज एक्शन। प्लीज आप बाकी सभी का री एग्जाम अभी करा दीजिए। पार्थ स्नेह को एक डांट लगाना चाहता था कि तभी उसे वहां अपना भाई और कर्ण भी आते हुए दिखाई दिया। कर्ण को उस डीन को अपनी खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। वही ध्रुव के चेहरे से ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि ध्रुव के दिमाग में आखिर है क्या। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इज दैट सो? चलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूँ। स्नेहा ने एक लड़की को उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया जब वो अपने सुसाइडल थॉट से गुजर रही थी। अब अगर ऐसी लड़की को हमारा कॉलेज एग्जाम देने से रोकेगा तो मुझे डाउट है कहीं ट्रस्टी आपके डिसीजन पर दोबारा ट्रस्ट करने के लिए सोचे। री एग्जाम सभी का होना चाहिए, और वो भी आज। ध्रुव के बातों में एक डोमिनेंस था जिसके बाद डीन की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। अब अगर आज के एक्शन के लिए खुद ध्रुव सिंघानिया ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो इससे उस डीन के करियर पर फर्क नहीं पड़ेगा। डीन को आखिरकार ध्रुव की बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद वो उन्हीं दोनों इन्विजिलेटर के सामने कहता है, सभी स्टूडेंट्स का री एग्जाम लिया जाए। अब इससे सभी स्टूडेंट्स खुश थे, क्योंकि आज तक कभी भी अगर री एग्जाम वैलिड कारणों से हुआ भी था तो वो वाला पेपर पहले के मुकाबले काफी आसान आता था। इसीलिए समीरा को छोड़कर अभी बाकी सारे बहुत खुश थे, लेकिन समीरा अपना मुंह सिकोड़ रही थी। उस बेचारी को फालतू में एक मुश्किल पेपर को देना पड़ गया। अगर उसे पहले पता होता कि वो इन्विजिलेटर या खुद कॉलेज का डीन भी स्नेहा को एग्जाम देने से रोक नहीं पाए। ध्रुव जो सुबह स्नेहा को बेस्ट विशेस नहीं दे पाया था वो सभी स्टूडेंट्स को गुड लक साथ ही स्नेहा के तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करके चला जाता है। वही कर्ण भी स्नेहा को इस सेमेस्टर भी टॉप करने का कहकर चले जाता है। कुछ देर बाद स्नेहा और उसके सभी अपने अपने एग्जामिनेशन रूम में बैठकर अपना आज का एग्जाम दे रहे थे। सुबह के मुकाबले इतना आसान पेपर देखकर सभी के चेहरे पर अपने सीआर को दिल से सपोर्ट करने पर खुशी दिखाई दे रही थी। आखिरकार स्नेहा को तो उसका इंसाफ आज ही मिल गया था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो तान्या को भी इंसाफ जरूर दिलाएगी, फिर चाहे उसके लिए उसे पूरे कॉलेज या सिंघानियस से ही क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन स्नेहा ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया था। इस बार वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जिसे करने की उम्मीद कर्ण या ध्रुव कभी स्नेहा से कर नहीं सकते थे। आखिर स्नेहा ऐसा क्या करना चाह रही है? क्या आपने साथ साथ स्नेहा तान्या को भी इंसाफ दिला पाएगी? अब आगे हॉस्टल में स्नेहा और प्रिया अपने आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि स्नेहा जब से कॉलेज से वापस आई थी उसने ज्यादा बात भी करी हो। ये बात प्रिया ने भी नोटिस किया था कि पढ़ते पढ़ते स्नेहा अपने ही किसी ख्याल में खो जा रही थी। कुछ देर बाद प्रिया ही स्नेहा से पूछती है,
क्या हो गया मेरी झांसी की रानी, आज इतना बड़ा काम कर दिया, ऑलमोस्ट पूरी क्लास को एकजुट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। नाउ आई कैन प्राउडली से यू आर माई झांसी की रानी, ना गलत कर सकती है और ना कभी सह सकती है। प्रिया इतना कहकर स्नेहा को एक जादू की झप्पी दे देती है। प्रिया जानती थी कि स्नेहा अपनी इसी तारीफ को सुनकर एक स्टाइल में या तो अपने बालों को झटकेगी या फिर एक विंक करके अपनी हाँ दिखा देगी। लेकिन प्रिया के सोच के बिल्कुल विपरीत ये पहली बार था कि स्नेहा उसे ब्लैंकली देख रही थी। प्रिया स्नेहा को थोड़ा हिलाकर कहती है, अरे अब तुझे क्या हो गया, अचानक बोलती क्यों बंद हो गई? या फिर अच्छा ध्रुव सर की बातों को बार बार सोच रही हैं। हाय, ध्रुव सर ने किसी हीरो वाले स्टाइल में आकर कहा, स्नेहा की जिम्मेदारी मेरी है। क्या बात है, लगता है तेरा जादू सर पर चढ़ चुका है। जिस तरह से सर ने तुझे डिफेंड किया था, हमारे डीन सर की भी हिम्मत नहीं हुई थी। आखिर तुम हो इस कॉलेज के मालिक की इकलौती गर्लफ्रेंड। अब तो हम सभी को लगता है कि सर तुझे हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। स्नेहा प्रिया की सारी बातें सुनते हुए अचानक कहती है, क्या सच में? सर मुझे सपोर्ट करेंगे तब भी जब मैं उनके रूल्स के या उनके कॉलेज के भी अगेंस्ट जाऊंगी। प्रिया अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि स्नेहा के इस बात को सुनकर अचंभे से कहती है, वो कभी गलत रूल्स नहीं बनाते, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि तू खुद कभी गलती से भी उनके रूल्स को क्वेश्चन मत करना। ये कॉलेज उन्हीं का है, यहाँ के रूल्स भी उन्हीं के हैं। आज डीन रूल्स को मॉडिफाइड करके बता रहा था, बल्कि ध्रुव सर को जब पूरी बात पता चली थी तो उन्होंने डीन को बाद में असली रूल्स को फॉलो करने के लिए कहा था। शायद तूने हमारे कॉलेज के अपडेटेड पोर्टल में नहीं देखा, कॉलेज के नियम हर किसी को मानना होगा। स्नेहा तुरंत पोर्टल खोलकर देखती है तो काफी रूल्स तो उसे सही लगते हैं, लेकिन वहां पर जूनियर सीनियर इंटरैक्शन को रैगिंग इज लीगल कहकर लिखा हुआ था। स्नेहा को याद था कि ध्रुव ही शुरुआत में कहा करता था कि रैगिंग सिर्फ फन नहीं बल्कि जूनियर को खुलने का मौका देती है, और कर्ण भी इस रैगिंग को हमेशा से सपोर्ट करता था क्योंकि हर सीनियर के हिसाब से यही तो फन है जिंदगी का। यहाँ तक कि अब जब उनकी क्लास खुद सीनियर हो चुकी है तो उनमें भी नए आए जूनियर की बार बार एक सेमेस्टर तक रैगिंग लेना और तंग करने का कीड़ा सवार रहता है। स्नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिना किसी को बताए सूरज और बाकी सीनियर जो आजकल रैगिंग के नाम पर अपनी मनमानी करते हैं उन्हें रोका जाए। रैगिंग के नाम पर लड़कियों को काफी हैरेस तक किया जा रहा था। लड़कों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कुछ लड़कों को तो उनके कपड़े उतरता कर हॉस्टल में परेड करे जा रही थी, क्योंकि अब रवि, सूरज और उनके बैच जो ध्रुव वाले बैच के ही थे, उनका इस कॉलेज में कुछ ही महीनों का सफर बचा हुआ था, इसीलिए अब उन्हें उनकी मनमानी करने से कोई टीचर भी रोक नहीं रहा था। सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ साथ गलत हो रहा था। न सिर्फ तान्या बल्कि और भी काफी लड़कियों को वनडे नाइट गर्लफ्रेंड बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और एक तो वो सभी उनके सीनियर है, साथ ही अधिकतर बड़े बड़े बिजनेस क्लास से लिंक्ड है, नहीं तो डीन से सभी का क्लोज कनेक्शन होने के नाते फर्स्ट ईयर के टीचर भी बस रैगिंग वाले मामले को टालने की कोशिश ही करते रहते हैं। तान्या ने उसे ये तक बताया था कि जैसे वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही है, वैसे ही कई लड़कियां बस अपने साथ हो रहे इंसिडेंट को 1 साल में खत्म हो जाएगा सोचकर टाल रही हैं। लेकिन ये मामले स्नेहा जितने सुने उन सब में सूरज का कहीं ना कहीं नाम जरूर शामिल था। स्नेहा अपने सभी एग्जाम की पढ़ाई और जल्दी से एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रही थी। वहीं बीच बीच में तान्या से भी काफी ज्यादा उसकी दोस्ती हो चुकी थी। स्नेहा का बस आखिरी एग्जाम बचा था, लेकिन अब ध्रुव के सभी एग्जाम खत्म हो चुके थे, इसीलिए उससे अब इंतजार नहीं हुआ स्नेहा को किसी भी तरह अपने आंखों के सामने रखने का। ये आखिरी एग्जाम उसी सब्जेक्ट का था जिसमें ध्रुव ने स्नेहा को ट्यूशन दिया था। एग्जाम से एक दिन पहले ध्रुव स्नेहा को फोन करके कहता है, क्योंकि आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, मीट मी एट ओल्ड लाइब्रेरी। मेरे नोट्स और इम्पोर्टेंट सवाल शायद तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के काम आए, इसीलिए उन्हें लेने के लिए तुम आ जाओ। क्योंकि अब ध्रुव के पास समय ही समय था, इसीलिए स्नेहा को उसी सीनियर विंग की लाइब्रेरी में इम्पोर्टेंट नोट्स लेने के लिए बुला लेता है। स्नेहा वहां जाती है नोट्स लेने, लेकिन ध्रुव उसे वापस जाने ही नहीं देता। उसने अब तक कितना पढ़ा है जानने के चक्कर में उसे वही लाइब्रेरी में रोक लेता है। क्योंकि ध्रुव जानता था कि सीनियर क्लास में अब किसी के कोई एग्जाम नहीं है, इसीलिए ये लाइब्रेरी खाली ही रहेगी और ना ही उन्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा। इसीलिए ध्रुव स्नेहा को वही लास्ट टाइम में गाइडेंस देते देते रोक ही लेता है। इधर स्नेहा ने अब तक के एग्जाम में खुद के दिमाग को बस पढ़ाई में लगाया था, लेकिन अब जब उसका आखिरी एग्जाम भी खत्म होने वाला था तब उसको याद आता है कि उसने तान्या को इंसाफ दिलाने का वादा भी किया था।
ध्रुव देखता है कि उसकी चूहिया अपनी पढ़ाई में कुछ इस तरह खो जाती है कि उसे ध्रुव कब से एकटक निहार रहा था, स्नेहा नोटिस ही नहीं कर पाई। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी चूहिया आखिर उसके प्रेजेंस को इग्नोर कैसे कर सकती है, जबकि सच तो ये था कि स्नेहा को सच में लगा कि ध्रुव उसे इम्पोर्टेंट सवालों को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया था। स्नेहा की कुछ जुल्फों से वो बार बार परेशान हो रही थी। तभी ध्रुव स्नेहा के लटों को उसके कानों के पीछे करके स्नेहा की मदद कर देता है। अ सेंशुअल टच। ध्रुव की सिर्फ उंगलियों ने ही नहीं बल्कि उसके रफ हथेलियों ने भी स्नेहा के सॉफ्ट सी चीक पर अपना स्पर्श महसूस कराया था। स्नेहा को उसके कानों में महसूस होता है, जिससे स्नेहा का ध्यान ध्रुव पर जाता है, जो उसे अपनी एन्चांटेड पर्सनालिटी से अपनी तरफ खोने पर मजबूर कर दे रहा था। इस खाली लाइब्रेरी में अब स्नेहा को सिर्फ ध्रुव और वही दिखाई दे रहे थे, जिसमें स्नेहा को अब जाकर रियलाइज हुआ कि वो दोनों कैसे एक लाइब्रेरी में अकेले हैं। स्नेहा को यही सोचकर थोड़ी शर्म भी आने लगती है, इसलिए ध्रुव की एकटक नज़रों को खुद पर देखकर उसकी खुद को नज़र अपने आप झुक जाती है। इस बात पर स्नेहा ध्यान नहीं देती कि जहां स्नेहा की नज़रों की डायरेक्शन थी वो ध्रुव का ट्राउजर्स का थोड़ा उठा हुआ पार्ट था। उसकी नज़रें वहीं थी, लेकिन ख्याल ध्रुव और उसके एक साथ होने पर था, इसीलिए उसका होंठ भी बार बार सूखने लगता है, जिसे स्नेहा अननोइंगली बार बार गीला कर रही थी। लेकिन इससे ध्रुव खुद को जैसे तैसे उसी पोजीशन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हाउ अ मैन कैन कंट्रोल अ ब्यूटिफुल गर्ल्स गेज टूवर्ड्स हिज लिटिल प्रेटी पार्ट। स्नेहा के सामने ध्रुव हाथ हिलाकर कहता है, इनफ ऑफ योर स्टेयरिंग। तुम्हारा ध्यान कुछ ज्यादा नीचे नहीं है। तुम्हें पता है यहाँ देखने से क्या होता है। ध्रुव स्नेहा की चेयर को एक ही झटके से अपनी तरफ खींचते हुए उसके कानों में फुसफुसा कर कहता है, आई एम अराउज्ड इजीली। स्नेहा ये सुनकर तुरंत हड़बड़ा जाती है। उसे तो पता भी नहीं चला कि कब उसकी नज़रें उस तरफ चली गई, जबकि उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ध्रुव के टोकने पर इस बार जरूर उसकी नज़र जाती है, जिसे अचानक से इतना बड़ा देखकर वो तुरंत अपनी नज़रें हटा लेती है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं देख रही थी। ये देखिए कितना सारा याद करने को है, मैं तो यहाँ देख रही थी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं इधर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। स्नेहा अपनी चेयर जो ध्रुव ने उससे काफी करीब कर ली थी उसे दूर करना चाह रही थी, लेकिन तभी ध्रुव कहता है, पास रहो मेरे, ताकि तुम्हारी नज़रों को मैं अच्छे से देख पाऊं। ध्यान सिर्फ अपनी किताब पर होना चाहिए, ना मेरे चेहरे पर और ना ही मेरी बॉडी पर, फिर चाहे वो कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मुझे देखो, क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। स्नेहा तुरंत ध्रुव की बातों को नकार देती है, जिसे देखकर ध्रुव मन ही मन स्नेहा की मासूमियत पर उसे ढेर सारा प्यार करना चाह रहा था। माय स्वीट चूहिया, मैं डिस्ट्रैक्ट होना चाहता हूँ, ध्रुव अपने मन में कहता है। आखिर उसे कैसे नहीं पता होता कि उसकी चूहिया अभी तो बस किस करना ही सीख पाई है, आगे का सिखाना भी तो उसे ही है। ओ, इसका मतलब मैंने गलत देख लिया। चलो आई ट्रस्ट यू, और बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर ध्रुव बेहद स्नेहा के नज़दीक आकर ऑलमोस्ट उसके कानों में कहता है। स्नेहा यहाँ लाख कोशिश कर रही थी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की, पर ध्रुव को उसके इतना नज़दीक आकर पढ़ाने के लिए किसने कहा था। ध्रुव कुछ पूछता तो उस पर स्नेहा तुरंत अपना सिर हाँ समझ गई में हिला दे रही थी, क्योंकि जितना स्नेहा दोबारा समझाने के लिए कहती उतना ध्रुव उसके काफी करीब आकर समझाता। एनी डाउट्स? ध्रुव स्नेहा के कानों के पास जाकर पूछता है। स्नेहा जल्दी से अपना सिर ना में हिला देती है। ध्रुव अपने मन में कहता है, अब मुझे कोई डाउट्स नहीं है कि यू आर द वन आई वॉन्ट टू हैव इन माई फ्यूचर। डू यू लाइक माई टीचिंग? स्नेहा जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देती है। माई इनोसेंट चूहिया, आई विल बी योर टीचर फॉर लाइफ। ध्रुव इसे भी अपने मन में कहता है। आई एम अ गुड टीचर। फिर से एक हाँ में अपना सिर हिला देती है। ओके, सो एज योर टीचर, अगर तुम इस बार भी अपने टॉपर होने की ट्रॉफी लेकर आओगी तो एक सरप्राइज मैं तुम्हें दूंगा, और वो आज तक का सबसे बेस्ट होगा, पर उसके लिए तुम्हारे पास ट्रॉफी होनी चाहिए। ध्रुव ने स्नेहा के इस सेमेस्टर को टॉप मारने पर एक ट्रिप सरप्राइज में सोचा था, जिसमें वो स्नेहा के जन्मदिन के साथ उसे अपनी दिल की बात भी कहेगा। ध्रुव जानता था कि अब बस एक ही सेमेस्टर उसका बचा हुआ है जिसमें वो स्नेहा के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहना चाहता था। अब वो यहाँ एक भी समय नहीं बर्बाद करना चाहता था। सरप्राइज? स्नेहा ध्रुव से पूछती है। यस, तुम्हारी ट्रॉफी और मेरा सरप्राइज। क्या स्नेहा अपनी ट्रॉफी के बड़े ध्रुव का सरप्राइज ले पाएगी? क्या लेगी स्नेहा तान्या को इंसाफ दिलाने के लिए? अब आगे। स्नेहा इस बात से बेखबर थी कि ध्रुव आखिर उसे ऐसा कौन सा बड़ा सरप्राइज देने वाला है।
लेकिन फिलहाल उसने ट्रॉफी जीतने के बारे में नहीं सोचा था। स्नेहा को यहाँ ये समझ नहीं आ रहा था कि उससे ज्यादा आखिरकार ध्रुव इतना कैसे शो हो सकता है, जबकि इस बार तो उसके भाई पार्थ ने भी काफी मेहनत करी थी। स्नेहा ध्रुव से पूछती है, सर आप इतना कैसे कॉन्फिडेंट हो, जबकि ये पहली बार है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती कि मुझे हराने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। तभी ध्रुव स्नेहा के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, बिकॉज आई ट्रस्ट माई स्टूडेंट। आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैं सिखाएं और तुम सीख ना पाओ। वैसे भी मैंने तुम्हारा कैचिंग पावर देखी हुई है, तुम चीजें बहुत जल्दी सीख जाती है। स्नेहा यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई देती है, क्योंकि अब तक ध्रुव ने उसे एग्जाम के लिए ही पढ़ाया हुआ था और उस पढ़ाए जाने का रिजल्ट आना बाकी था। वहीं ध्रुव अपने मन में स्नेहा को सिखाए किस में इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोच रहा था। उसे याद था कैसे उसके एक लेसन से स्नेहा भी उसके किस में साथ देना सीख गई थी। स्नेहा का आखिरी एग्जाम भी काफी अच्छे से हो गया था। जहां एक तरफ स्टूडेंट्स के एग्जाम की चेकिंग चल रही थी, वहीं स्नेहा अपना ज्यादातर समय तान्या को इंसाफ और बाकी नए आए जूनियर की मदद करने का सोच रही थी। स्नेहा को काफी कुछ सूरज के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसके डीन से खास रिश्ते थे, इसीलिए उसने काफी इसी चीज का गलत फायदा भी उठाया था। स्नेहा समझ गई थी कि क्योंकि अब कुछ सीनियर लोगों के पास यहाँ कॉलेज में उनके बस अब कुछ महीने ही बचे थे, इसीलिए सूरज जैसे लोग जिनके पास डीन के रिश्तेदार होने का घमंड था, उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। स्नेहा तान्या से कहती है, अब वक्त आ गया है जब हमें कॉलेज में हो रही रैगिंग के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्यों कुछ सीनियर जूनियर को रैगिंग के नाम पर परेशान करते हैं। तान्या स्नेहा से पूछती है, नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं, आखिर अंत में कुछ नहीं होने वाला। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे अब और लड़ सकूं। स्नेहा हैरानी से तान्या की तरफ देखती है, जो ऐसा कहकर खुद बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। लेकिन तान्या को समझते हुए कहती है, अगर हम नहीं तो और कौन। क्या तुम्हें नहीं पता इसे क्राइम कहा जाता है। जरा सोचो, आज तुम अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रही हो, कल को कोई दूसरा ऐसी ही मॉलेस्टेशन सहता जाएगा। तुम्हें याद नहीं, कल ही सूरज के एग्जाम खत्म होने के बाद उसने तुमसे क्या कहा था। स्नेहा ने तान्या को बताया था कि सूरज ने उसे फिर से कोऑपरेट करने को कहा है, और जब तक वो इस कॉलेज में है उसे उसकी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। वरना धमकी में उसने तान्या के कुछ प्राइवेट फोटो को इंटरनेट पर लीक करने को कह दिया है। ये सूरज की मर्जी थी, क्योंकि उसे अपने बचे हुए कॉलेज टाइम में एक टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड चाहिए थे, ताकि वो अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स भी मार सके, साथ ही अपना एंजॉयमेंट भी। और पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाले शब्दों पर उसने कुछ ज्यादा ही जोर भी दिया था। उसे तान्या की मजबूरी पता थी, जिसका अब वो कभी भी फायदा उठा सकता था। उसने रवि, जिसने स्नेहा को इतने समय से अपने करीब नहीं कर पाया, उसके लिए काफी ताना दिया था। अब वो अपने पास एक टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड रखकर अपने दोस्तों में अपना रौब भी दिखाना चाहता था। तान्या बेचारी क्या करती, इसीलिए उसने स्नेहा को तुरंत अपने पास बुला लिया था और ये सारी सूरज की बातें बता दी थी। तान्या को ये याद आते ही अपनी बेबसी पर तरस आने लगता है। अब वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऑलरेडी कॉलेज का आधा साल होने को था और अब बिना कंप्लीट करे बीच में नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि सूरज ने उसके आगे के करियर को भी बर्बाद करने की धमकियां दी थी अगर वो उसकी बातें नहीं मानेगी। स्नेहा तान्या के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, सूरज जैसे घटिया आदमी को यहाँ से आराम से डिग्री मिल जाएगी, मगर जरा सोचो तुम्हें उससे आसानी से छुटकारा मिलेगा। तान्या स्नेहा को बड़े ध्यान से देख रही थी, कैसे एक अनजान लड़की उसके लिए इतने बड़े बड़े लोगों से भी लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी तान्या को याद आता है कि ये कॉलेज सिंघानियस का है और यहाँ पर रैगिंग को लाने वाला भी सिंघानियस ही थे। लेकिन ये बात सिर्फ सूरज के लिए नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर जिसने रैगिंग कॉलेज में लीगल किया और साथ ही जिनसे यहाँ पर इसके लिए रूल्स बनाए, यानी कि ध्रुव। तान्या जब कॉलेज वाला एंगल स्नेहा को बताती है, तब स्नेहा कहती है, अब चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब तक कॉलेज खुद इस बात पर डिसीजन नहीं लेगा, मैं हार नहीं मानेंगी। तान्या को यहाँ ये डर भी लग रहा था कि कहीं स्नेहा उसका रेप होने वाली बात ना सामने ले आए, वरना वो यहाँ तो जीत जाएगी लेकिन फिर कभी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस नहीं ले पाएगी। एक 18 साल की लड़की जिसके ऊपर अपनी इज्जत के साथ अपने पापा और माँ की इज्जत का भी भार था, इसीलिए तान्या अभी भी थोड़ा झिझक रही थी। तभी स्नेहा तान्या को भरोसा दिलाते हुए कहती है, मैंने जो वादा किया है उसे पूरा जरूर करूंगी। उसी रात कर्ण का स्नेहा को कॉल आता है, जिसमें वो स्नेहा से बताता है, स्नेहा एक तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन मॉम घर पर पार्टी रखना चाह रही है, जिसमें तुम्हारे दोस्तों की लिस्ट उन्होंने मांगी है। क्या तुम्हारे क्लास के अलावा और किसी को भी आने के लिए बोलना है।
स्नेहा मल्होत्रा के स्टाइल वाला सेलिब्रेशन सुनकर भौचक्का हो जाती है। क्या टॉप मारना सच में इतनी बड़ी चीज होती है, जबकि वो तो बचपन से हमेशा टॉप ही मारा करती थी। स्नेहा को याद था कि कैसे उसकी हर की जीत में कर्ण के पूरे परिवार उसके साथ खुशियां बांटता था। स्नेहा इस बार ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, इसीलिए कर्ण से कहती है, बिग बी इस बार पार्टी रहने देते हैं, टॉप करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है मुझे। तभी कर्ण स्नेहा को टोकते हुए कहता है, बेशक तुम्हारे लिए ये नई बात नहीं है, लेकिन मेरे मॉम डैड के लिए है, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी चीज में टॉप नहीं किया, थैंक्स टू ध्रुव। इसीलिए अब जब मेरी बहन उसके हर फील्ड में टॉप करने का रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो मैं क्यों ना उसे इस बात के लिए जलाऊं। इसीलिए पार्टी तो जरूर होगी। स्नेहा कर्ण को पार्टी करने से नहीं रोक पाती है। स्नेहा को थोड़ा बुरा भी लग रहा टैग जो वो अपने खास दो लोगों की एंजॉयमेंट को तोड़ने वाली थी। यहाँ एक टाइम पर स्नेहा को लगा कि उसे अपने भाई से अपने आगे किए जाने फैसले के बारे में बताना चाहिए, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यहाँ उसके भाई के साथ उसके जिगरी दोस्त का भी सवाल था, और वो नहीं चाहती थी कि जब वो आवाज उठाए तो उसका भाई अपने ही दोस्त के खिलाफ हो जाए। बेशक उसे भी सपोर्ट चाहिए था, लेकिन ध्रुव और कर्ण की इमेज कहीं से भी खराब ना हो, इसीलिए वो कर्ण को इससे दूर ही रखने का सोचती है। कुछ दिनों बाद आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसका स्पेसिफिकली दो लोगों को इंतजार था, स्नेहा और ध्रुव। जहां ध्रुव स्नेहा के ट्रॉफी के बाद उसे सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था, वहीं स्नेहा कुछ ऐसा करने जा रही थी जिससे उसका पूरा कॉलेज शॉक हो सकता था। स्नेहा को ये तो नहीं पता था कि वो फर्स्ट ही आएगी, लेकिन एक ना एक ट्रॉफी जरूर मिलेगी। लेकिन तभी सारे सेमेस्टर वेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर को ट्रॉफी देने के बाद बारी आती है स्नेहा के बैच की, जिसमें इस बार भी स्नेहा, पार्थ और एक दूसरी क्लास की लड़की में पुराने मार्क्स के अनुसार तगड़ा कंपटीशन था। लेकिन तभी फर्स्ट टॉपर का नाम अनाउंस्ड होता है और वो और नहीं बल्कि स्नेहा ही थी, जिसे सुनकर ध्रुव ऐसे प्राउड हो रहा था जैसे उसके पढ़ाए गए स्टूडेंट ने टॉप किया हो। बाकी के टॉपर वैसे ही थे, पार्थ सेकंड और वहीं दूसरी लड़की वो थर्ड आई थी। स्नेहा की नजरें ट्रॉफी देने आए इंसान की तरफ पड़ती है, ये वही डीन था पीके। डीन के चेहरे को देखकर ये साफ लग रहा था कि कैसे वो कुछ समय पहले स्नेहा को इसी एग्जाम में देने से रोक रहा था। आखिरकार डीन इतनी जल्दी कैसे दोगलापन दिखा सकता था, क्योंकि ट्रॉफी देने से पहले वो खुद सभी टॉपर को स्पीच में बधाई दे रहा था। तभी मुस्कुराते हुए डीन स्नेहा के पास आता है और वो जैसे ही ट्रॉफी देने वाला था कि स्नेहा उनसे माइक लेने के लिए कहती है। अब सबको लगता है कि शायद स्नेहा अपने टॉप मारने पर अपनी वाहवाही करेगी या अपनी ट्रॉफी का शो ऑफ करेगी, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत। स्नेहा माइक लेकर कहती है, माना मैंने जो ये पढ़ाई की है उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी दी जा रही है, लेकिन आज मैं अपनी ये ट्रॉफी त्यागती हूँ, वो भी इस कॉलेज के घटिया नियमों के कारण से। स्नेहा के इस ट्रॉफी को त्यागने वाली बात सुनकर सभी हैरान थे, स्पेशली ध्रुव। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा कौन सा नियम था जिससे स्नेहा इतना बड़ा फैसला लेती है, जबकि यहाँ उसके एक एक अचीवमेंट के लिए बाकी स्टूडेंट्स तरसा करते हैं। ऐसे अपने कॉलेज के बारे में गलत सुनकर डीन को स्नेहा पर गुस्सा आने लगता है। एक तो स्नेहा उसके नज़रों में पहले से ही खटकने लगी थी, लेकिन यहाँ वो अपना छिड़ किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता था, इसीलिए चुपचाप स्नेहा को ट्रॉफी देकर इस बात को भूलना चाहता था। लेकिन ये लड़की नीचे स्नेहा के बाद से भौचक्के हुए स्टूडेंट्स जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन सा उनके कॉलेज का नियम है। स्नेहा देख सकती थी कि कैसे लोग उत्साहित होते हुए नजर आ रहा है, और उसके लिए भी यही मौका भी था जब वो कॉलेज के रैगिंग और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बोल सकती थी। तभी स्नेहा एक गहरी सांस लेती है और अपना माइक टाइट पकड़ते हुए कहती है, वो नियम है सीनियर रैगिंग कल्चर, जिसमें कुछ लोगों के बड़े बड़े पावरफुल लोगों से कांटेक्ट होने के बाद नाजायज फायदा उठाना। स्टॉप रैगिंग एंड स्टॉप बिग बुल सपोर्टिंग कल्चर इन आवर कॉलेज। क्या लगता है दोस्तों, क्या स्नेहा के उठाए इस कदम से उसको तान्या के लिए न्याय मिलेगा? क्या होगा जब कॉलेज, सिंघानियर्स और ध्रुव पर भी आगे सवाल उठेंगे? क्या स्नेहा और ध्रुव के बीच इन कारणों से गलतफहमी आएगी? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी कहानी जब मिले हम तुम। अगर आप भी राइटर के मेहनत पर अपने लाइक और कमेंट नहीं दिया करेंगे तो हमें आखिर लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट लाइक और कमेंट करके ही दिखा दिया करें। साथ ही इस कहानी के साथ साथ मैं अपनी आगे की कहानी को ऑडियो में लेकर आ रही हूँ, जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इस चैनल पर मेरे द्वारा लिखी और भी कहानी मिलेंगी। फ्रेंड्स, एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी मेरी यानी पिंकी पैल के द्वारा लिखी गई है।
मुझे नहीं पता आपने पहले इसे किस चैनल पर सुना होगा, लेकिन इस कहानी के कैरेक्टर के नाम और असली कहानी के राइटर को अप्रिशिएट किया करें, ना कि उन लोगों को जो मेरी कहानी अपने चैनल पर नाम चेंज करके डालते हैं। यह कहानी है स्नेहा और ध्रुव की और अब से यह आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगी।